अब इसी प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब एनिमियस 02 के बारे में सारी बातें अगर आपको पता होती तो ही इस सवाल को आप सही कर पाते। इसका मतलब इसमें गलत कथन पूछा तो गलत ये वाला हो गया, क्योंकि रॉकेट इसके अंदर F-15 यूज हुआ है, ना कि F-12। अब ये इसके बारे में कुछ जानकारी दी। इस वाले सवाल की इंपॉर्टेंस आप लोगों के लिए इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये 4 खेल ऐसे हैं जिनमें एक खेल के अंदर केवल एक ही खिलाड़ी को उत्कृष्ट अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है। पद्म पुरस्कारों से संबंधित अगर आपके ऐसे कथन से संबंधित सवाल पूछेगा तो उसमें पूछ सकता है कितने पद्म विभूषण, कितने पद्म भूषण और कितने पद्म श्री दिए गए। ये टोटल 10 राज्य है। इन 10 राज्यों के अंदर कौन सी योजना लागू की जा रही है? वाटरशेड परियोजना साथियों, ये जो 56 इसकी नई योजनाएं लागू हो रही है, इनको लागू किया जा रहा है इन 10 राज्यों के अंदर, है ना। दूध तलाई झील है, ये भी आपके उदयपुर के अंदर है। और ये जितनी भी चीजें मैं लिख रहा हूं ना, ये सारी की सारी झीलें ऑलरेडी क्या है? वेटलैंड स्थल है, आर्द्रभूमि स्थल है। रामसर साइट नहीं है, आर्द्रभूमि स्थल है। और जो आर्द्रभूमि स्थल इंटरनेशनल लेवल पर संरक्षण जिनको प्रदान कर दिया जाता है वो बन जाते हैं रामसर साइट। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है गोवा के अंदर। ध्यान रखना, हमने लागू नहीं करी है, पुराने टाइम से लागू है। भारत के केवल 4 खिलाड़ियों को मिला। फिर नाम बता रहा हूँ, मन्नू भाकर, परवीन, हरमनप्रीत सिंह और उसके अलावा आपके एक और डी गुकेश। इन चारों खिलाड़ियों का नाम ध्यान रखना जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। जय हिंद मेरे युवा साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन की इस बेहतरीन लर्निंग एंड लाइफ चेंजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप में से काफ़ी साथियों के मैसेजेस प्राप्त हो रहे थे कि सर EURO और पटवार के लिए करंट अफेयर्स करवा दो। तो आज ये क्लास आप लोगों के लिए जनवरी मंथ की पूरी कंप्लीट क्लास है, जिसके अंदर हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। और ये क्लास आपके EURO और पटवार इन दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अपना यही रहता है हमेशा का, हम हर महीने की लास्ट के अंदर जो है आपके उस कंप्लीट महीने का एक राजस्थान की क्लास और एक नेशनल इंटरनेशनल की क्लास आपको प्राप्त होती है। इससे पहले राजस्थान की क्लास आपको मैं करवा चुका हूं, जिसके अंदर कंप्लीट राजस्थान का करंट अफेयर्स अपन ने कवर कर लिया। चाहे पुरस्कारों की बात हो, व्यक्तित्व की बात हो, खेल, टेक्नोलॉजी या और भी महत्वपूर्ण घटनाएं। तो राजस्थान का करंट अफेयर आपके EURO के एग्जाम के अंदर है, EURO के सिलेबस में। EURO वाले साथी जाकर के एक बार राजस्थान वाला करंट अफेयर्स जरूर देख लेना। एक बार देखो, हल्की सी नजर आपके सिलेबस के ऊपर मार लेते हैं। ये EORO का सिलेबस है साथियों, और EORO के सिलेबस के अंदर जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है, उस करंट अफेयर्स के पोर्शन में देखो, एक तो खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियां साफ साफ लिखा हुआ है, चर्चित व्यक्ति और स्थान एवं संस्थाएं लिखा हुआ है। इसके अलावा राजस्थान, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे। अब देखो, यहां पर इसने भारत और अंतर्राष्ट्रीय लिखा, मतलब कि ये चर्चित व्यक्तित्व और खेलकूद के अंदर भी भारत और इंटरनेशनल लेवल का करंट आपसे पूछ सकता है। इस क्लास के अंदर मैंने इंटरनेशनल नेशनल दोनों का करंट अफेयर्स पूरा कवर करा है, जिसमें आपका स्पोर्ट्स भी कवर होगा, पुरस्कार भी कवर होंगे, व्यक्तित्व भी कवर होंगे, महत्वपूर्ण किताबें, टेक्नोलॉजी, हर एक चीज आपकी इस क्लास में कवर होने वाली है। नेशनल इंटरनेशनल की क्लास है। और आपके जो राजस्थान का सेक्शन है, इसकी क्लास में ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो आप चैनल पे जाकर के देख लेना, या जनवरी राजस्थान करंट अफेयर्स बाय NR सर सर्च कर लेना, आपको क्लास मिल जाएगी। यह है आपके पटवार का सिलेबस। अब पटवार वाले साथी बोलेंगे सर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है क्या? तो बिल्कुल, आपके सिलेबस में सबसे लास्ट वाला पॉइंट है समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं, यानी कि नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स आपसे भी पूछा जाएगा। अब इस नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स में मेरे प्यारे साथी, आप लोगों से देखो खेलकूद से संबंधित चीजें भी पूछी जाएगी, पुरस्कारों से संबंधित चीजें भी पूछी जाएगी। तो अभी हाल ही में जनवरी महीने के अंदर आपके जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिए गए हैं। इसके अलावा आपके पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं, अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं। इन सारे के सारे पुरस्कारों के बारे में भी अपन इस क्लास में डिस्कस करने वाले, कहां कहां से इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। क्योंकि देखो, टोटल 34 अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं, 32 नॉर्मल अर्जुन पुरस्कार और बाकी 2 अर्जुन पुरस्कार जो है आपके अचीवमेंट वाले दिए गए, लाइफ टाइम वाले, आजीवन वाले। तो टोटल 34 अर्जुन पुरस्कार मिले हैं, पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं 139। तो कौन कौन से याद करें सर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें प्रश्नों के माध्यम से इस क्लास में आपको जानने को मिलेगी। तो 1 बाय 1 सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पटवार वाले साथियों के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, एक इंपॉर्टेंट सूचना है, महत्वपूर्ण सूचना। जो साथी पटवार की तैयारी कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से, उन साथियों के लिए क्वालिटी एजुकेशन पूरे राजस्थान के अंदर एक मेगा टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाने जा रहा है। और ये मेगा टेस्ट होने वाला है आपके 20 अप्रैल को। कब होगा? 20 अप्रैल को। और इसमें राजस्थान के लगभग हजारों विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उन हजारों विद्यार्थियों के अंदर आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि आपकी रैंक कहां पर है, आप कहां पर स्टैंड करते हो, आपको अपनी तैयारी को और कितना बेहतर बनाना है। क्योंकि देखो, पोस्ट आई है कम, लगभग 1733 के करीब आपकी पोस्ट है। इतनी कम पोस्ट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अपने आप को, अपनी तैयारी को परखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप ये एक बार एग्जाम दे सकते हो। 28 फरवरी इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट
लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा गया है। हालांकि ये 100 रुपए भी आपको एप्लीकेशन के अंदर कॉइन्स के फॉर्म में वापस मिल जाएंगे, जहां से आप कोई टेस्ट सीरीज या वीडियो कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो ये टेस्ट एक तरीके से फ्री होगा, लेकिन ये 100 रुपए आवेदन शुल्क लेना जरूरी था, ताकि हमें पता चल जाए कितने विद्यार्थी आ रहे हैं और कितने बच्चों के लिए हमें बैठने की व्यवस्था करनी है, सिटिंग अरेंजमेंट करना है। तो इस पर रजिस्ट्रेशन कर लेना आप। 28 फरवरी लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, और इसके अंदर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टोटल 10वीं रैंक तक आएंगे उनको साथियों को प्राइज भी दिए जाएंगे। इसकी जानकारी भी टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करवा रखी है। और जो साथी तैयारी कर रहे हैं पटवार एग्जाम की, वो क्वालिटी एजुकेशन का ऑनलाइन वीडियो कोर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। मात्र 1999 रुपए की प्राइस में आपको कोर्स अवेलेबल करवा रखा है, और इसके ऊपर भी जब आप NR21 का कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 21% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और वीडियो कोर्स के साथ में टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और जिन साथियों ने सेल्फ स्टडी कर रखी है, पहले से कोई कोर्स ले रखा है, उनको कोर्स दोबारा परचेस करने की जरूरत नहीं है, वो केवल टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी है। टोटल देखो 30 टेस्ट आपको अवेलेबल करवा रखे हैं मात्र 299 की प्राइस में। और इस प्राइस में भी जब आप NR21 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 21% की छूट मिलेगी। 30 टेस्ट में से 12 आपके टॉपिक वाइज है, और फुल लेंथ पहले हम दे रहे थे आपको 8, अभी 5 टेस्ट हमने फुल लेंथ और 5 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज, ये 10 जो टेस्ट एक्स्ट्रा आपको फ्री के अंदर टेस्ट सीरीज में ऐड कर दिए गए हैं, और उनकी डेट भी आपको एप्लीकेशन के अंदर दिखना शुरू हो जाएगी। तो ये पटवार वाले साथियों के लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था। बाकी EORO वालों के लिए जो बी पार्ट लेना चाहते हैं, NR21 कूपन कोड यूज कर लेना। 799 की प्राइस के ऊपर आपको 30% की छूट मिल जाएगी बी पार्ट के अंदर, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो इसमें ज्यादा छूट है आपके लिए। और ये जो 399 की टेस्ट सीरीज है, इसके ऊपर भी आपको 21% का डिस्काउंट मिलेगा। पर्टिकुलर बी पार्ट की टेस्ट सीरीज भी है, और EORO के लिए फुल पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज भी है, जिसमें ए पार्ट और बी पार्ट दोनों कवर करा हुआ है। टेस्ट की प्रैक्टिस करना आपको जरूरी है, और ये सूचना आपके लिए इसलिए रहती है ताकि आप अगर परचेस करने जाएं तो आपको डिस्काउंट अगर आप लेना चाहते हैं तो ये कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं। अब यहां से अपन अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों। हाल ही में देखो जनवरी महीने के अंदर सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ है वो हुआ आपका गणतंत्र दिवस का 76वां गणतंत्र दिवस हाल ही में मनाया गया है अपने। कहां पर मनाया गया साहब? नई दिल्ली के अंदर मनाया गया। अच्छा, इस 76वें गणतंत्र दिवस के अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर कौन से देश के राष्ट्रपति को बुलाया गया, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। इसके अलावा इस गणतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई, और क्या क्या चीजें इस गणतंत्र दिवस पर हुई जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें 1 बाय 1 इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल तो देखो आपके सामने कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में 2025 के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे। यानी कि 2025 में जो गणतंत्र दिवस समारोह था भारत में नई दिल्ली के अंदर, वहां पर मुख्य अतिथि कौन थे? प्रोबोवो सुबियांतो, डोनाल्ड ट्रंप, जॉन महामा या फिर जोसेफ ओन। तो साथियों ये तो हर एक बच्चे को पता होगी ये बात तो कि कौन थे। देखो ये आपके प्रोबोवो जो सुबियांतो है साथियों, जो कि राष्ट्रपति है कहां के? इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति है। नाम है इनका प्रोबोवो सुबियांतो। अक्टूबर के अंदर ये शपथ लेते हैं, अक्टूबर के अंदर चुनाव जीत करके प्रोबोवो सुबियांतो, और सबसे पहले जो है साथियों ये भारत की यात्रा पर ही आते हैं। होता ना किसी देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहली बार किस देश की यात्रा करने जाता है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान रखना। ये प्रोबोवो सुबियांतो राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अपनी विदेश यात्राओं में भारत की यात्रा के लिए ही आए थे। अच्छा, एक फैक्ट और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं सबको पता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, उस उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 1950 से लेकर अब तक कितने, ये 76वें नंबर का आपके गणतंत्र दिवस था। और जब सबसे पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, उस समय भी साथियों हमारे देश में मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया गणराज्य के ही राष्ट्रपति आए थे। और अभी जब हम 76वां मना रहे हैं तब भी आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो आया है। तो इतिहास के दृष्टिकोण से भी और करंट के दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, इसलिए ये सवाल पूछे जाने की संभावना है। ये ध्यान रखना आपको कि प्रोबोवो सुबियांतो कहां के राष्ट्रपति है? इंडोनेशिया के। अक्टूबर में शपथ लेते हैं, पहली बार अपनी विदेश यात्राओं के अंदर ये भारत की यात्रा को चुनते हैं। अच्छा, इसके अलावा इस बार की थीम क्या थी गणतंत्र दिवस की? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये महत्वपूर्ण है साथियों, इसको आप जो है स्टार लगा करके रख लेना। स्टेटमेंट में भी आपसे सवाल पूछ सकता है 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, या निम्न कथनों पर विचार करो। फिर आगे पूछ लेगा 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। इस प्रकार से भी आपसे पूछ सकता है। कथन 1 दे देगा कि 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया गणराज्य के मुख्य राष्ट्रपति आपके जो है प्रोबोवो सुबियांतो आए थे। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा इस बार गणतंत्र दिवस की थीम जो है क्या रखी गई थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हो सकती वो अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। थीम जो है साथियों 76वें गणतंत्र दिवस की 2025 वाले की, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास।
हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, तो विरासत और विकास ये इसकी थीम थी। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, मुख्य अतिथि प्रभु सुबियंता आए थे, ये आपने देख ही लिया। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास इसकी थीम थी। अच्छा, इस वाले गणतंत्र दिवस पर भारत की जल सेना, वायु सेना, थल सेना, तीनों सेनाओं ने मिल करके एक संयुक्त झांकी निकाली थी। उस झांकी का नाम क्या था, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो संयुक्त झांकी निकाली थी उसका नाम था साथियों सशक्त और सुरक्षित भारत। पहली बार तीनों सेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से झांकी, कौन सी झांकी, सशक्त और सुरक्षित भारत निकाली गई। तो इस झांकी का नाम आपको याद रखना है, सशक्त और सुरक्षित भारत। इसको मैं वापस यहां लिख के आपको याद करवा देता हूं, सशक्त और सुरक्षित भारत। अब देखो आप कंफ्यूज हो सकते हो थीम के अंदर और इस झांकी के नाम के अंदर, सशक्त और सुरक्षित भारत। तो आपको अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है, ये दोनों चीजों को कैटेगराइज करना है। सशक्त और सुरक्षित भारत, ये तो क्या है, ये तो झांकी है जो भारत की तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से निकाली गई है। और थीम क्या थी, तो थीम थी आपका स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, हर एक राज्य की अपनी अपनी अलग अलग झांकियां निकाली गई 26 जनवरी को लाल किले पर। उन झांकियों में साथियों जो एक इंपॉर्टेंट अवार्ड मिलता है, पीपुल्स चॉइस अवार्ड, यानी कि पीपुल्स ने, लोगों ने कौन सी झांकी को सबसे ज्यादा पसंद किया उसके आधार पर ये पीपुल्स चॉइस अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड मिला था आपकी उत्तर प्रदेश की झांकी को, जिसका नाम था कर्तव्य पथ पर महाकुंभ। आपको पता है हाल ही के अंदर आपके महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जो कि 144 सालों के बाद में आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर उसका आयोजन किया जा रहा है। और इस महाकुंभ के अंदर साथियों इसी के आधार पर कर्तव्य पथ पर महाकुंभ ये झांकी थी उत्तर प्रदेश की, जिसके ऊपर पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के उसको दर्शाया गया था, महाकुंभ से रिलेटेड सारी चीजों को। इसका नाम आपको ध्यान रखना है, कर्तव्य पथ पर महाकुंभ। आपको पता है अभी महाकुंभ के अंदर एक आईआईटी वाले बाबा भी बहुत फेमस हो रहे हैं। और चलते चलते इन आईआईटी वाले बाबा ने एक स्टेटमेंट और दे दिया कि अभी जो अपनी क्रिकेट की ट्रॉफी चल रही है, चैंपियंस ट्रॉफी, उस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भारत नहीं जीतेगा, है ना। इनके इस स्टेटमेंट को लेकर के भी काफी अभी वर्तमान के अंदर चल रही है ये चीजें कि यार इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, ये तो देशद्रोही है। अब उन्होंने क्या अपने ज्ञान का, पता नहीं ज्ञान का इस्तेमाल कराया, तुक्का मारा, लेकिन उन्होंने ये बात बोली है कि चैंपियंस ट्रॉफी भारत नहीं जीतेगी। और उनकी इसी चीज को करारा जवाब देते हुए हाल ही में भारत ने, आपको पता हो, पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच लड़ा था, पाकिस्तान को बुरे तरीके से हरा दिया है, जहां पर आपके कोहली किंग ने शतक लगाया था। बड़ा ही रोमांचक मैच था, मजा आ गया उसको भी देख करके। और वहां पर आईआईटी वाले बाबा को भी जवाब मिला। हालांकि यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आईआईटी वाले बाबा ने यह नहीं बोला था कि पाकिस्तान के खिलाफ हार जाएगी, उन्होंने ये बोला था कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो भारत हार जाएगा। अभी चैंपियंस ट्रॉफी तक पहुंचने में बहुत वक्त है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है आगे आगे। बाकी हमारी तरफ से तो मनोकामना यही है, इच्छा हमारी यही है कि भारत ही चैंपियंस ट्रॉफी को जीत करके आए। और इसका भी आयोजन साथियों, महाकुंभ जो है इसके अंदर ये आईआईटी वाले बाबा आपके फेमस हुए थे। और उत्तर प्रदेश की जो झांकी, इसका नाम है कर्तव्य पथ पर महाकुंभ। इसको पीपुल्स चॉइस अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, 76वें गणतंत्र दिवस पर पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसको मिला है, उत्तर प्रदेश की झांकी कर्तव्य पथ पर महाकुंभ इसको मिला है। थीम क्या थी, थीम थी सर स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और तीनों सेनाओं ने जो संयुक्त झांकी निकाली उसका क्या नाम था, तो सशक्त और सुरक्षित भारत। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके गणतंत्र दिवस से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जनवरी 2025 में विश्व के 31 वेटलैंड शहरों की सूची में देश के कितने शहरों को शामिल किया गया। अब देखो यहां पे एक वर्ड आया है वेटलैंड शहरों, यानी कि आर्द्रभूमि सिटीज की बात कर रहा है साथियों, ये आर्द्रभूमि सिटी। ये जो वेटलैंड शहर है, इन वेटलैंड शहरों की सूची में भारत के कितने देशों को शामिल किया गया है, आपसे ये पूछना चाह रहा है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करने वाली हो सकती है। पहली बात तो इस सवाल का आंसर ढूंढने की अपन कोशिश करते हैं। जनवरी 2025 में विश्व के कितने, 31। यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन के आता है कि वेटलैंड शहर किसकी बात कर रही है, वेटलैंड शहर की बात कर रहा है। यहाँ आ जाओ, देखो मैं दो तीन चीजें जो है आपको यहां से क्लियर कर देता हूं। एक तो बात कर रहे हैं साथियों वेटलैंड शहर की, यानी कि वेटलैंड सिटी की। अब क्या होता है, कई सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है कि सिर्फ वेटलैंड शहर और वेटलैंड स्थल, यानी कि आर्द्रभूमि शहर और आर्द्रभूमि स्थल, इनमें क्या फर्क होता है। इसके अलावा एक और चीज होती है रामसर साइट की। रामसर साइट क्या होती है, वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट है, भारत का कौन सा स्थान है रामसर साइट के अंदर, राजस्थान में कौन कौन सी और कितनी रामसर साइट है। अब रामसर साइट में और वेटलैंड सिटीज के अंदर या वेटलैंड प्लेस के अंदर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। तो एक चीज मैं आपकी यहां पर क्लियर कर देता हूं, सुनना मेरी बात। एक होता है आपके आर्द्रभूमि स्थल, क्या होता है, आर्द्रभूमि स्थल। इस आर्द्रभूमि स्थल को ही बोला जाता है वेटलैंड प्लेस,
क्या बोला जाता है? वेटलैंड प्लेस बोला जाता है। अच्छा, इन आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या कितनी भी हो सकती है और होते क्या है आर्द्रभूमि स्थल? बेसिकली जहां कहीं पर भी जल पाया जाता है, यानी कि जलाशय होता है एक तरीके से, जहां पर कुछ टाइम के लिए या लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए जल का भराव रहता है, उन स्थानों को बोला जाता है आर्द्रभूमि स्थल। आर्द्रभूमि स्थल कितने भी हो सकते हैं, लाखों की संख्या में हो सकते हैं। अब इन आर्द्रभूमि स्थलों में और आर्द्रभूमि शहर में क्या अंतर है? तो ऐसे शहर, जो शहर आर्द्रभूमि स्थलों का संरक्षण करने के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उन शहरों को आर्द्रभूमि शहर का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। और हाल ही के अंदर साथियों 2025 के साल में पूरे दुनिया के अंदर 31 शहरों को वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल किया गया है। अच्छा, तो दुनिया में कितने वेटलैंड शहर है? जैसे ही इन 31 शहरों को 2025 में शामिल किया गया, इसके साथ ही वेटलैंड शहरों की संख्या दुनिया में कितनी हो गई? तो यह संख्या हो गई बढ़कर के 74। कितनी? 74, यानी कि 74 शहर हो गए दुनिया भर के अंदर। इन 74 शहरों में से भारत में कितने शहर है साहब? इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना, तो ध्यान रखना, इन वेटलैंड शहर जो टोटल 34 है पूरी दुनिया के अंदर, इनमें से 2 शहर भारत के अंदर है। कितने शहर? 2 शहर भारत के अंदर है। और ये कौन कौन से शहर है, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें सवाल में तो यही पूछा है कि वेटलैंड शहरों की सूची में देश के कितने शहरों को शामिल किया गया है? साहब 2 शहरों के शामिल किया गया। कौन कौन से हैं 2 शहर? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, एक तो है आपके राजस्थान का उदयपुर। कौन है? उदयपुर। उदयपुर कहां का है? राजस्थान का है। और दूसरा है आपके साथियों इंदौर। इंदौर जो शहर है ये कौन से राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। आपको पता है ना, भारत में टोटल अभी 28 राज्य है। उन 28 राज्यों में से एक राज्य राजस्थान, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, इसको वेटलैंड शहर की सूची में शामिल किया गया है। और राजस्थान का शहर है आपके उदयपुर, जिसको आप झीलों की नगरी के नाम से जानते हो। इस उदयपुर को भी वेटलैंड शहर की सूची में शामिल कर लिया है। तो वेटलैंड शहर और वेटलैंड स्थल, ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ। आर्द्रभूमि स्थल क्या होते हैं? जहां पर जलाशय होता है उसको आर्द्रभूमि स्थल बोला जाता है। और इनको किसी भी राज्य की जो संस्था होती है आर्द्रभूमि अथॉरिटी, उसके द्वारा उसका दर्जा उसको प्रदान कर दिया जाता है। तो राज्य ही प्रदान कर सकता है। लेकिन वेटलैंड शहर का दर्जा इंटरनेशनल लेवल पर प्राप्त होता है। और इंटरनेशनल लेवल पर टोटल 74 अभी वेटलैंड सिटीज है, जिनमें से 2 सिटीज भारत के अंदर है। एक राजस्थान में है उदयपुर, दूसरी है आपकी इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। और आर्द्रभूमि स्थल है तो स्थल अलग चीज हो गया। अब देखो, कुछ आर्द्रभूमि स्थल ऐसे होते हैं जिनको साथियों अंतरराष्ट्रीय लेवल पर संरक्षण प्रदान किया जाता है। उन आर्द्रभूमि स्थलों को हम क्या बोलते हैं? रामसर साइट बोलते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आ रहा है आपके सामने। जो आर्द्रभूमि स्थल ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है साथियों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या प्राप्त होता है? संरक्षण। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण जिनको प्रदान कर दिया गया ना, उन संरक्षण प्रदान किए गए स्थानों को क्या बोल दिया जाएगा? रामसर साइट बोल दिया जाएगा। ठीक है, इनको क्या बोल दिया जाएगा? रामसर साइट बोल दिया जाएगा। रामसर साइट। तो अभी भारत के अंदर टोटल कितनी रामसर साइट है? वेटलैंड स्थल जो होते हैं आर्द्रभूमि स्थल, वो तो कितने भी हो सकते हैं, उसकी तो अपन को गिनती करनी नहीं है, वो चीज पूछता भी नहीं है। वो पूछता भी है तो मैं आपको एक वन एवं पर्यावरण से संबंधित एक क्लास करवाऊंगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके अंदर राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर कौन कौन सी चीजें पर्यावरण से संबंधित इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट कौन कौन सी है, वो सारी चीजें मैं आपको अलग से कवर करवा दूंगा। अभी आपको यहाँ पर यह चीज ध्यान रखनी है कि टोटल रामसर साइट कितनी है भारत के अंदर। और रामसर साइट होती क्या है? जो आर्द्रभूमि स्थल ऐसे होते हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पर, याद है 1971 के अंदर ईरान के अंदर रामसर कन्वेंशन हुआ था। उस कन्वेंशन के आधार पर जिन जिन आर्द्रभूमि स्थलों को संरक्षण प्रदान किया गया है, उन आर्द्रभूमि स्थलों को बोला जाता है रामसर साइट। अब याद रहेगा, आर्द्रभूमि साइट या फिर रामसर साइट उन आर्द्रभूमि स्थलों को बोला जाएगा। तो ये रामसर साइट टोटल कितनी है अभी भारत के अंदर? तो ये ध्यान रखना, भारत में कुल 89 रामसर साइट है। कितनी? 89। अच्छा, रामसर साइट के अंदर रैंकिंग में भारत कौन से नंबर पर है? तो भारत तीसरे नंबर पर है। भारत से पहले साथियों 2 देश और है। कौन कौन सा? एक तो है आपका, देखो दोनों शहर बता देता हूं मैं आपके, एक तो है यूके और दूसरा है आपके मैक्सिको। इन दोनों देशों के अंदर भारत से ज्यादा क्या है? रामसर साइट है। यूके के अंदर कितनी है? तो यूके के अंदर लगभग 174 है और लगभग 142 रामसर साइट आपकी मैक्सिको के अंदर है। और 89 रामसर साइट कहां पर है? भारत के अंदर है। अब यहां से एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकता है, कथन वाला सवाल देकर के। रामसर साइट 89 है भारत के अंदर, और भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का तीसरा स्थान है रामसर साइट के अंदर। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है।
अच्छा, इसके अलावा साथियों राजस्थान में पूछा जाए साथियों आपसे कि राजस्थान में कितनी रामसर साइट है, तो ध्यान रखना राजस्थान के अंदर वर्तमान में मात्र 2 ही रामसर साइट है। कौन कौन सी? एक तो आपकी है केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य जो कि कहां पर है, भरतपुर के अंदर। उसको रामसर साइट कब बनाया गया? 1981 के अंदर, 1981 के अंदर। दूसरी रामसर साइट है आपकी कौन सी? सांबर झील जो कि कहां पर है, नागौर और जयपुर के अंदर, दोनों एरियाज के अंदर आती है। उस सांबर झील को 1990 के अंदर बनाया गया आपके रामसर साइट। तो ये 2 ही रामसर साइट है वर्तमान में राजस्थान में। इन 2 के अलावा 5 और रामसर साइट ऐसी है जिनकी सूचना राजस्थान सरकार ने भेज रखी है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को। अब वहां से वो उसको वेरीफाई करके आगे भेजेंगे, तब जाके वो आगे रामसर साइट बन सकती है। तो 5 और ऐसी है जो अधिसूचित की जा चुकी है। वो कौन कौन सी है ये आप लोगों का काम है, कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे कमेंट करके बताओगे। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई है। कौन कौन सी 5 रामसर साइट ऐसी है जिनको कि राजस्थान की तरफ से अधिसूचित किया गया है और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालय के पास भेजा गया है। अगर रामसर साइट बनेगी राजस्थान से तो वो 5 बनेगी। जयपुर से भी है, कोटा से भी है, बीकानेर से भी है। तो कौन कौन सी है उन 5 का नाम आपको आकर के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी राजस्थान में वर्तमान में अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कितनी रामसर साइट है, सब 2 ही है। एक केवलादेव है, दूसरी सांबर है। केवलादेव को 1981 में बनाया गया, सांबर को 1990 में बनाया गया। ये दोनों बातें भी लिख लो। और भारत में 89 रामसर साइट है। इन 89 रामसर साइट के साथ में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत तीसरे स्थान पर है। भारत से पहले मैक्सिको और यूके, ये वाले। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आरपीएससी आपको यूआरओ के एग्जाम में स्टेटमेंट वाले सवाल दे रही है करंट अफेयर से, तो आपको ध्यान होना चाहिए। ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि रामसर साइट्स के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करो, या निम्न का मिलान करो, या निम्न कथनों पर विचार करो। आगे पूछ लेगा इनमें से कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत है। तो हर एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये वेटलैंड शेयरों की वजह से, अभी ये वेटलैंड शेयर चर्चा के अंदर है, तो यहीं से कंफ्यूजन आपका दूर हो जाना चाहिए। आर्द्र भूमि स्थलों का भी और रामसर साइट्स का भी। हर ये ध्यान रखना, हर एक आर्द्र भूमि स्थल रामसर साइट नहीं होता, लेकिन प्रत्येक रामसर साइट आर्द्र भूमि स्थल होता ही होता है। यानी कि जो आर्द्र भूमि स्थल अंतरराष्ट्रीय लेवल पर संरक्षण जिनको प्रदान कर दिया जाता है, उन आर्द्र भूमि स्थलों को रामसर साइट बोला जाता है। और इसी रामसर साइट का डाटा आपको आगे ध्यान रखना है। यह भी ध्यान रख लेना, भारत के अंदर सर्वाधिक रामसर साइट कहां पर है, तो भारत में सर्वाधिक रामसर साइट है आपके तमिलनाडु के अंदर। कितनी है सर तमिलनाडु के अंदर? तमिलनाडु के अंदर टोटल 20 रामसर साइट है, जिनमें से 2 रामसर साइट तो भी 2025 के अंदर अनाउंस की गई। ये जो टोटल 89 है ना, ये 89 से पहले कितनी 85 ही हुआ करती थी। 4 अभी 2025 में अनाउंस हुई है। इन चारों का भी नाम बताना है। मैं ये बता देता हूं, 2 तमिलनाडु के अंदर है, एक आपकी सिक्किम में है और एक झारखंड के अंदर है। झारखंड के अंदर आपकी उधवा झील है और सिक्किम के अंदर है एक, और बाकी 2 आपकी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो 2 है वो दोनों के दोनों पक्षी अभ्यारण्य है। अब मैंने यहां पर आपको 2 सवाल दे दिए हैं, यहां आ जाओ, मैं आपको ये दोनों के दोनों सवाल लिख देता हूं। इन दोनों सवालों का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। एक तो भारत में जो 4 नई रामसर साइट बनाई गई है, 4 नई रामसर साइट, उनके आपको मुझे नाम बताने हैं। ठीक है, क्या बताने हैं? नाम। ये मैंने बता दिया आपको, तमिलनाडु में है 2, और एक है आपकी सिक्किम के अंदर, और एक है आपकी झारखंड के अंदर। ठीक है, ये टोटल 4 रामसर साइट है। दूसरा सवाल आपके सामने मैंने आपसे ये पूछा है कि राजस्थान के अंदर कितनी रामसर साइट को अधिसूचित किया गया है। राजस्थान में कितने नए स्थलों को, कितने को तो छोड़ो, ये तो मैंने बता दिया। राजस्थान में 5 स्थलों को, कितने? 5 स्थलों को रामसर साइट बनाने के लिए अधिसूचित किया गया है। रामसर साइट बनाने के लिए अधिसूचित किया है। इन 5 स्थलों का आपको मुझे नाम बताना है। इनका क्या करना है? नाम बताना है। और जो साथी मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताएगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर उस विद्यार्थी का, मतलब जिसका सवाल का आंसर सही होगा, ये जो 2 सवाल मैंने पूछे हैं, एक साथ ही दोनों का जवाब लिख करके कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर देना। जिन जिन का जवाब सही होगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर उनके कमेंट के ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे, ताकि मुझे भी तो पता चले कौन से विद्यार्थी है जो शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जिस लेवल से मैं आपको डीप जाकर के पढ़ा रहा हूं, आपको उसी तरीके से पढ़ना है, तभी जाकर के सिलेक्शन हो पाएगा। थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। अगर उसी डर्रे पर चलते रहे कि हाँ यूट्यूब पर आए, कोई मास्टर क्लास आपको करवा दी, प्रश्न करवा दिया, आपने प्रश्न देख लिए, उससे सिलेक्शन नहीं होता। आपको एनालिटिकल स्टडी करनी पड़ेगी, एक चीज में घुस गए देखना पड़ेगा फिर कहां कहां से सवाल बन सकता है। और यहां पर एक भी फालतू की चीज नहीं है, मैंने जितनी भी आपको चीजें बताई है, हर एक जगह से आपके एग्जाम में सवाल बन सकता है। तो 31 वेटलैंड शेयर है टोटल, जिसमें से
दो शहर कहां पर है आपके भारत के अंदर है, एक आपका उदयपुर है, दूसरा आपका इंदौर है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और याद आ गई, ये भी ऐड कर लो। नहीं, ये जो उदयपुर है साथियों, इसको ये वेटलैंड शहरों की सूची में क्यों शामिल करा है? आपको पता है उदयपुर को क्या बोला जाता है? झीलों की नगरी बोला जाता है। और उदयपुर के अंदर आपके बहुत सारी झीलें हैं। एक आपकी पिछोला झील है, ये आपके उदयपुर के अंदर है ना। दूध तलाई झील है, ये भी आपके उदयपुर के अंदर है। और ये जितनी भी चीजें मैं लिख रहा हूं ना, ये सारी की सारी झीलें ऑलरेडी क्या है? वेटलैंड स्थल है, आर्द्रभूमि स्थल है। रामसर साइट नहीं है, आर्द्रभूमि स्थल है। और जो आर्द्रभूमि स्थल इंटरनेशनल लेवल पर संरक्षण जिनको प्रदान कर दिया जाता है, वो बन जाते हैं रामसर साइट। तो उदयपुर के अंदर पिछोला झील भी है, दूध तलाई झील भी है। इसके अलावा आपकी फतेह सागर झील भी है उदयपुर के अंदर। फतेह सागर के अलावा एक आपकी स्वरूप सागर झील है उदयपुर के अंदर। स्वरूप सागर के अलावा एक झील है आपकी रंग सागर। इन झीलों का भी नाम लिख लो, है ना। अच्छा, एक झील और है साथियों, कौन सी? जयसमंद झील। ये जयसमंद तो इंपॉर्टेंट है, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी और राजस्थान की पहली सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। कौन सी? जयसमंद झील। और ये सारी की सारी झीलें कहां पर है? उदयपुर में। आपने सोचा होगा एक बार कि सर उदयपुर को ही वेटलैंड शहर क्यों घोषित किया गया? क्योंकि उदयपुर जो है ना साथियों, इस उदयपुर के अंदर जितने भी वेटलैंड स्थल पाए जाते हैं, ये जितनी भी झीलें पाई जाती है, उनका अच्छे तरीके से देख रेख करता है, उनको अच्छा संरक्षण प्रदान कर रखा है, वहां पर गंदगी नहीं फैलने देता, उनको बचाए रखने के लिए प्रयास करता है। इस वजह से इसको दर्जा प्रदान किया गया है किसका? वेटलैंड शहर का। और ये इतनी सारी झीलें आपकी कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। चलो अब बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन इसी सवाल का कि 31 वेटलैंड शहरों की सूची में देश का इंदौर और उदयपुर शहर हुए हैं, टोटल 74 हो गए। और केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये जानकारी जो है साझा करी है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है वर्तमान में भारत के? तो वो आपके भूपेंद्र यादव है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भूपेंद्र यादव केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री है, जिन्होंने हाल ही में आपकी नई वाली वन रिपोर्ट भी जारी करी है। यूट्यूब पे पढ़ा रखी है विजेंद्र सर ने वन रिपोर्ट, जाकर के वन रिपोर्ट भी देख लेना, वहां से भी सवाल आएंगे आपके। अच्छा, रामसर शहर के दर्जे में केवल जलाशय शामिल नहीं है। ये जो है ना साथियों, रामसर शहर या वेटलैंड शहर, ये सिटी की बात कर रहा है ना, रामसर स्थल की बात नहीं कर रहा है, रामसर साइट की नहीं, रामसर शहर की। रामसर शहर की सूची में कौन शामिल होता है? तो पूरा का पूरा शहर शामिल हो गया। तो उसमें ऐसा नहीं कि केवल जलाशय होंगे, जलाशय के अलावा वहां जितने भी स्थल है ना, चाहे वो कौन से हो, स्थल भी क्यों ना हो, स्थल भूमि के भी, पर्यावरणीय तंत्र भी क्यों ना हो, स्थल और थल दोनों ही चीजों को इसके अंदर शामिल कर लिया जाएगा, जो रामसर शहर या फिर वेटलैंड शहर बन जाएगा। और राजस्थान में एक ही शहर है उदयपुर, दूसरा भारत के अंदर आपका कौन सा है? इंदौर है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत का निम्नलिखित में से क्या स्कोर है? ये साथियों एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। ये साथियों नाम दे रहा है आपको एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर। वैसे बैरोमीटर जो होता है वो तो क्या होता है? बैरोमीटर तो आपका दाब मापी होता है, वायुमंडलीय दाब को मापने का काम करता है बैरोमीटर। लेकिन यहां पर आया है एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर। अब ये आया साथियों यहां पर ट्रस्ट से आप ध्यान रखोगे क्या? विश्वास। यानी कि जो जिस भी देश की जो पॉपुलेशन है, वहां के रहने वाले लोग हैं, वो लोग वहां की सरकार में, वहां के मीडिया में, वहां के समाचार पत्रों में कितना विश्वास दिखाते हैं, उसके आधार पर उस देश को रैंकिंग दी गई है। तो ये जो एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर है 2025 का, इसमें भारत का निम्नलिखित में से स्कोर क्या रहा है? एक तो भारत को कौन सी रैंक मिली है और भारत का स्कोर क्या रहा है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। और एक इस रिपोर्ट के अंदर पहली रैंक कौन से देश को मिली है, ये भी आपको ध्यान रखना, और लास्ट रैंक किसको मिली है। तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर लेते हैं। भारत को स्कोर क्या मिला है, तो ध्यान रखना, भारत को स्कोर इसमें 75 मिला है। और भारत की रैंक की अगर बात करें साथियों, तो तीसरी रैंक आई है। फर्स्ट रैंक आई है साथियों आपके किसकी? चाइना की। तो चीन को तो पहली रैंक मिली है। और अगर बात करें इसमें सबसे लास्ट वाली रैंक की, तो सबसे लास्ट रैंक मिली है जापान को। जापान का इसके अंदर स्कोर हुआ है मात्र कितना? 37। और चाइना का स्कोर हुआ है इसके अंदर कितना? 77 स्कोर के साथ में चाइना पहले नंबर पर है। इसका मतलब चाइना में रहने वाले लोग चाइना की सरकार में, चाइना के मीडिया में, चाइना के समाचार पत्रों में सबसे ज्यादा विश्वास प्रदर्शित करते हैं। ये बात बताती है आपकी एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर की रिपोर्ट। और ये 2025 की जारी की गई, जिसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो तीसरी रैंक है। भारत का स्कोर कौन सा है, तो भारत का स्कोर है इसके अंदर 75। अच्छा, कितने देशों के ऊपर ये जारी की गई, ये पूछा जाए तो टोटल 28 देशों के ऊपर ये जारी की गई है। कितने देशों पर? 28 देशों के लिए कुल ये जारी की गई है। इन 28 देशों में से भारत की रैंक कौन सी है, तो तीसरी रैंक है। ये रैंक आपको ध्यान रखनी है एक तो, दूसरा आपको भारत का स्कोर ध्यान रखना है। इसके अंदर भारत का स्कोर कितना हुआ है? 75। एक ये ध्यान रख लेना, फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो चाइना है। ये आपके सामने इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। क्या कह रहा है, एक बार हल्की सी नजर मार लेते हैं कि सरकार, व्यवसाय, मीडिया और गैर सरकारी संगठनों में लोगों के विश्वास का आकलन करने वाली ये रिपोर्ट है कि लोग कितना विश्वास करते हैं आपकी सरकार में, आपके मीडिया में, आप यहाँ पर आपके जो बिजनेस
बिजनेस चलते हैं उसके अंदर, या फिर जो गैर सरकारी संगठन है आपके, जो एनजीओ है उनके अंदर। अच्छा, इस रिपोर्ट का संस्करण कौन सा था? तो 25वां संस्करण था, और ये जारी कब होती है? तो 20 जनवरी को ये जारी होती है। देखो इधर आओ, ये जो 2025 लिखा हुआ है ना, इससे आप इसको याद कर लोगे। 2025 के अंदर देखो क्या आ रहा है, 2025 में एक तो 20 आ रहा है, इसका मतलब 20 का मतलब ये 20 जनवरी को तो क्या होती है? जारी होती है। ये डेट भी ध्यान रख लेना, 20 जनवरी को जारी होती है। और 25 से क्या ध्यान रखोगे? इसका 25वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है ये? 25वां संस्करण है इस रिपोर्ट का। और कितने देशों के ऊपर जारी की जाती है? टोटल 28 देशों के ऊपर जारी की जाती है। कुल 28 देश है। निम्नतम स्कोर आपके जापान को मिला है 37। और बात करें साथियों तो चाइना का स्कोर है 77। चाइना पहली रैंक पर है, और भारत जो आपका वो तीसरी रैंक पर आ गया है। इससे पिछली वाली जो रिपोर्ट थी 2024 वाली, उसमें भारत दूसरे स्थान पर था। ध्यान रखना, भारत का स्कोर 75 ही था, लेकिन भारत दूसरे स्थान पर था। उस टाइम इंडोनेशिया का स्कोर नीचे था, 73 था इंडोनेशिया का स्कोर। अभी इंडोनेशिया का स्कोर बढ़ करके इंडोनेशिया भारत से ऊपर आ गया है। इसी वजह से तो आपके इंडोनेशिया के जो प्रोबोवो सुबियंता है वो भारत आए थे मुख्य अतिथि के तौर पर। ध्यान याद कर लो वापस, इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति भारत आए थे मुख्य अतिथि के तौर पर 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट सवाल देखो, देश के कौन से राज्य में 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुई है? ये साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, यहां से तो सवाल बनने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। देखो अपन बात कर रहे हैं यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? पहले तो ये क्लियरिटी तो आप सबको होगी ही होगी, जो भी साथी पॉलिटी पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली एक तरीके का एक ऐसा कानून होता है साथियों, जो ये कहता है कि उस स्पेशल क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी नागरिकों के ऊपर सारे के सारे नियम समान रूप से लगेंगे। वो चाहे फिर किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, वो चाहे फिर पुरुष हो चाहे महिला हो, है ना। इसका मतलब जैसे देखो, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने राजस्थान के अंदर भी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूं आपको, भारत के अंदर ये पहला राज्य है उत्तराखंड, जिसने क्या करा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर लिया है। तो यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। आप कहोगे गुरुजी उत्तराखंड क्यों बना है? गोवा के अंदर भी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो ध्यान रखना, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी से लागू नहीं है, या हमने लागू नहीं करी है। गोवा में जिस टाइम पुर्तगाली रहते थे 1867 के अंदर, 1867 में जब पुर्तगाली रहते थे, उसी समय से गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। गोवा में यूसीसी लागू है। इसका मतलब अगर आपसे इस प्रकार से पूछा जाए कि कितने राज्य हो गए हैं टोटल भारत के जहां पर यूसीसी लागू है, तो 2 राज्य हो गए। एक आपका कौन सा है? उत्तराखंड है, और एक आपका गोवा है। गोवा के अंदर 1867 से ही, पुर्तगाल के टाइम से ही, है ना, पुर्तगाल से ही, पुर्तगाली जब रहते थे उसी समय से वहां पर यूसीसी लागू थी। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है कि अब उत्तराखंड के अंदर रहने वाले जो भी नागरिक है उनके ऊपर नियम जो है वो हर प्रकार से समान लगेंगे, चाहे शादी के नियम हो। जैसे देखो, वैसे मुसलमानों के अंदर क्या होता है, मुसलमानों में आप 4 शादियां भी कर सकते हो, लेकिन हिंदुओं में आपने एक शादी कर रखी है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, उससे पहले आपको डाइवोर्स देना होगा। 3 तलाक का सिस्टम मुसलमानों के अंदर लागू होता है। तो इस प्रकार से भारत में रहने वाले या पर्टिकुलर उस राज्य के अंदर रहने वाले जो नागरिक है, उन नागरिकों के ऊपर नियम किस प्रकार से लगेंगे, वो नियम हर प्रकार से समान होने चाहिए, हर एक नागरिक पर समान होने चाहिए। वही होती है आपकी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसको अभी लागू कराया कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। पुष्कर सिंह धामी जो है आपके उत्तराखंड के कौन है? अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, ये भी ध्यान रख लेना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी, इनका नाम इंपॉर्टेंट है साथियों, ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी उत्तराखंड आपका चर्चा में। दूसरी बात और ध्यान रख लेना, अभी उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन हो रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, ये भी कहां पर हुआ है? उत्तराखंड के अंदर हुआ है। ये सवाल आपसे पूछा भी जा चुका है अभी जो लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था उसके अंदर, कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां हुआ है? तो ध्यान रखना, उत्तराखंड के अंदर हुआ है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। इसके अलावा यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है गोवा के अंदर। ध्यान रखना, हमने लागू नहीं करी है, पुराने टाइम से लागू है। एग्जामिनर अगर पूछे कि पहला राज्य कौन सा है, अगर गोवा ऑप्शन में हो तो भी गोवा को वहां पर टिक नहीं करना, क्योंकि गोवा के अंदर हमने लागू नहीं करी है। स्वतंत्र भारत के बाद में लागू नहीं हुई, वो पहले से ही लागू है। तो बाकी उत्तराखंड के अंदर अभी लागू की गई है, कब? 2025 के अंदर। इसकी डेट भी याद रख लेना, 27 जनवरी 2025। डेट इंपॉर्टेंट है, कब लागू होती है उत्तराखंड के अंदर? 27 जनवरी 2025 को। 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, समान नागरिकता दिवस के रूप में, लेकिन ये कौन मनाएगा? केवल उत्तराखंड के नागरिक मनाएंगे। समान नागरिकता दिवस उत्तराखंड के नागरिक मनाएंगे। इस नियमावली को मंजूरी 20 जनवरी को मिलती है और 27 जनवरी को ये लागू हो जाती है। उद्देश्य क्या है? विवाह हो, चाहे तलाक हो, चाहे उत्तराधिकार हो, चाहे विरासत से संबंधित व्यक्तिगत जो कानून होते हैं उनको सरल और मानकीकृत करना, मतलब सभी के लिए समान कर
दिए। अब वहां पर धर्म के अनुसार लागू नहीं होंगे अलग अलग, या फिर स्त्री पुरुष के आधार पर अलग अलग कानून लागू नहीं होंगे, सभी के लिए एक समान जो है कानून होंगे, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, तलाक, उत्तराधिकार या विरासत से संबंधित हो। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में निम्न में से किस संस्था के द्वारा जनवरी 2025 में जारी किया गया? वित्तीय स्वास्थ्य जो सूचकांक है इसको किसने जारी करा है? पहली बात तो ये नेशनल लेवल की रिपोर्ट है। ये कैसी रिपोर्ट है ये ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय रिपोर्ट है। ये राष्ट्रीय रिपोर्ट है, इसका मतलब ये राष्ट्रीय सूचकांक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भारत के अलग अलग राज्य इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भारत के राज्यों को इसने रैंकिंग प्रदान करी है। किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो भारत का थिंक टैंक कहा जाने वाला नीति जो आयोग है साथियों, इस नीति आयोग ने जारी करा है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। और इस वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के अंदर राजस्थान को कौन सी रैंक मिली है? तो ध्यान रख लेना, इसमें राजस्थान को 12वीं रैंक मिली है साथियों। और टोटल इसके अंदर कितने राज्यों ने पार्टिसिपेट करा? तो टोटल 18 राज्यों ने पार्टिसिपेट करा। हालांकि भारत में 28 राज्य है, लेकिन इसमें 18 राज्यों के ऊपर ही यह जारी की गई है। और इसमें राजस्थान की रैंक कौन सी है? तो ध्यान रखना, राजस्थान इसमें 12वें स्थान पर है। 12th नंबर की रैंक है 28 में से राजस्थान की। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, 24 जनवरी 2025 को तो ये नीति आयोग जारी करता है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? तो अरविंद जो पनगड़िया है इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। अच्छा, कौन है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया? अगर ये पूछ ले तो इनके बारे में भी ध्यान रखना। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया वर्तमान में जो आपके 16वां वित्त आयोग चल रहा है भारत के अंदर, कौन सा? 16वां वित्त आयोग। इस 16वें वित्त आयोग के कौन है? अध्यक्ष है आपके अरविंद पनगड़िया। अच्छा, यही लगे हाथ मुझे ये बता दो, राजस्थान में वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है और उस वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? केंद्र के अंदर तो 16वां वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष है आपके डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और इन अरविंद पनगड़िया जी के द्वारा ही इस रिपोर्ट का उद्घाटन किया गया। रिपोर्ट किससे संबंधित है? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक। इसका मतलब कौन सा राज्य जो है वित्तीयता के अंदर यानी कि आर्थिक मामलों के अंदर, पैसों के मामलों के अंदर कितना स्वस्थ है, उसके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। जिसके अंदर देखो 5 प्रमुख उप सूचकांक होंगे इसके अंदर, यानी कि व्यय की गुणवत्ता, व्यय किस प्रकार से कर रहा है आपका राज्य, राजस्व जुटाना, राजस्व किस प्रकार से जुटा रहा, वित्तीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता, इन सभी सूचकांकों को या ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट आपकी बनाई गई है। टोटल 18 राज्य थे जिसमें राजस्थान की 12वीं रैंक है। राजस्थान की रैंक इसके अंदर ध्यान रख लेना, 12वीं रैंक किसकी है? ये 12वीं रैंक आपके राजस्थान की। आप कहोगे गुरुजी फिर पहली रैंक किसकी है? तो ये भी ध्यान रख लेना, पहली रैंक इसको ओडिशा को मिली है इसके अंदर 67.8 स्कोर के साथ में, और राजस्थान को 12वीं रैंक मिली है 28.6 के स्कोर के साथ में। तो ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके अंदर केवल 18 राज्य ही पार्टिसिपेट करते हैं। अगर पूरे के पूरे 28 राज्य पार्टिसिपेट करते तो वहां पर यहाँ सवाल नहीं बनता, लेकिन यहाँ सम्मिलित जो राज्य है ये आपसे पूछा जा सकता है कितने राज्यों ने इसमें पार्टिसिपेट करा है। 18 राज्यों के ऊपर जारी की गई, जिसमें राजस्थान की रैंक आपकी 12वीं है, पहली रैंक आपकी ओडिशा की है। और राजस्थान को स्कोर कितना मिला है? तो 28.6 का स्कोर मिला है राजस्थान को। नेक्स्ट प्रश्न देखो मेरे प्यारे साथी, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जनवरी 2025 में उद्घाटन की गई सोनमर्ग सुरंग का निर्माण कौन सी कंपनी द्वारा किया जा रहा है? अब ये इंपॉर्टेंट है साथियों, सोनमर्ग सुरंग की बात कर रहा है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेगा सोनमर्ग सुरंग जो है कहां पर अवस्थित है? तो ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर के अंदर है आपकी सोनमर्ग सुरंग। कहाँ? जम्मू कश्मीर के अंदर। लेह लद्दाख मत कर देना, हालांकि जो रास्ता है लेह लद्दाख वाला, यह आपके प्यारे भारत का नक्शा होता है इस प्रकार से ऊपर से। इस नक्शे के अंदर थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो इस साइड में आपका लद्दाख है ना, इस साइड में आपका लद्दाख है इस प्रकार से, इस तरफ जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पर जो श्रीनगर है, इस लेह लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ने वाली जो रोड है, उस रोड के ऊपर साथियों श्रीनगर और सोनमर्ग, इन दो जगहों को जोड़ने के लिए लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है ये। कितनी? लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी जो सुरंग है, जिसका नाम है आपके सोनमर्ग सुरंग। इस सुरंग का हाल ही में उद्घाटन करा, यानी कि सुरंग बन करके कंप्लीट हो गई है, अब इसको यूज करना शुरू कर दिया है। उद्घाटन मोदी जी ने करा है। कौन सी कंपनी ने इस सुरंग को बनाया, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो जो आपके नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसके द्वारा इस सुरंग को बनाया गया है। ये शॉर्ट फॉर्म में भी इसका नाम लिख लो, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस नाम को अच्छे तरीके से छाप के रख लो, शॉर्ट फॉर्म भी दे सकता है आपसे। इस कंपनी के द्वारा इस सुरंग का निर्माण किया गया है। और ये जो सुरंग है साथियों अभी राष्ट्र को समर्पित हो चुकी है, लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी जम्मू कश्मीर के अंदर ये सुरंग है। अच्छा, एक नाम और भी है इस सुरंग का, ये इंपॉर्टेंट है, जेड मोड टनल। क्योंकि ये सुरंग जो है इस प्रकार की आकृति इसकी जेड के जैसी, इस वजह से इसको जेड मोड टनल भी बोला जाता है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के अंदर है ये। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के गांदरबल के अंदर, जो श्रीनगर और सोनमर्ग इनके बीच में है, श्रीनगर और सोनमर्ग को जोड़ने वाले रास्ते के अंदर। और ये लेह लद्दाख
लद्दाख के रास्ते में, यानी कि लेह लद्दाख से लेकर के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर आते हैं, तो जो वो वाली रोड है उसी रोड पर ये सुरंग पड़ती है। निर्माण इसका नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, जनवरी 2025 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 56 नई वाटरशेड परियोजनाओं को कितने राज्यों के लिए स्वीकृत किया है? आपको पता है साथियों, जो वाटरशेड परियोजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जो योजना ऑलरेडी चल रही है, उसी योजना के अंतर्गत ये जो आपकी वाटरशेड परियोजना है, इस वाटरशेड परियोजनाओं के अंदर 56 नई योजनाएं लागू की गई है। कितनी? 56। पहले से चल रही है हालांकि वो योजना, लेकिन उस पहले से चल रही योजना के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टोटल 10 राज्यों के अंदर ये 56 नई वाटरशेड परियोजना को भी जो है स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो कितने राज्यों के अंदर? 10 राज्यों के अंदर। ये भी ध्यान रखना। इसमें देखो 10 राज्य कौन कौन से, ये भी आपको ध्यान रखना। उन 10 राज्यों का नाम भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस राज्य के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जिसको आप वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट भी बोल सकते हो, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। इस वाली योजना के तहत जो 56 नई योजनाएं लागू की जा रही है वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए, उनको कौन कौन से राज्यों के अंदर अभी लागू किया जाएगा? तो टोटल 10 राज्यों के अंदर उसको स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें अपना राजस्थान भी शामिल है। तो मध्य भारत से केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 ही शामिल है। इसको भी आप याद कर सकते हो साथियों। देखो ये अपने प्यारे भारत का नक्शा है। ठीक है, इस भारत के नक्शे में देखो 10 राज्य कौन कौन से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो। उत्तर के अंदर देखो एक आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के पास में एक आपका उत्तराखंड है। टोटल कितने राज्यों के अंदर लागू की जा रही है ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुल 10 राज्यों के अंदर लागू की जा रही है, जिनमें से एक आपका हिमाचल प्रदेश है, एक आपका उत्तराखंड है, उसके बाद में एक आपका सिक्किम है। सिक्किम को भी याद रखोगे, तीसरा सिक्किम है। उसके बाद में आपका चौथा नंबर पे असम भी है। असम के अलावा 5वें नंबर पर आपका नागालैंड भी है। तो 5 राज्य तो आपके हिमाचल प्रदेश वाले रीजन के अंदर हो गए, ये उत्तरी भारत के अंदर। 2 राज्य आप ध्यान रखोगे, एक आपका राजस्थान है और एक आपका मध्य प्रदेश है। तो मध्य भारत से ये 2 राज्य है। इसके अलावा दक्षिणी भारत से आप ध्यान रखोगे, एक तो कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक के अलावा एक आपका है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के अलावा एक आपका है उड़ीसा। तो देखो वो हो गए 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये टोटल 10 राज्य है। इन 10 राज्यों के अंदर कौन सी योजना लागू की जा रही है? वाटरशेड परियोजना साथियों। ये जो 56 इसकी नई योजनाएं लागू हो रही है, इनको लागू किया जा रहा है इन 10 राज्यों के अंदर। लागू कब की जाती है? 14 जनवरी 2025 को लागू की जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो PMKSY है 2.0, इसके 2.0 के अंदर 56 नई वाटरशेड परियोजनाएं लागू हो रही है। उनको अच्छा, इनको लागू किया क्यों जा रहा है? तो ये जो पहले वाली योजना है ना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0, इसका जो वाटरशेड विकास घटक था, यानी कि वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट था, उसके अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो जो राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर अभी लागू की जा रही है वापस से नई जो 56 योजनाएं आई है विकास डेवलपमेंट की। और उन योजनाओं को साथियों इन 10 राज्यों के अंदर कौन कौन से 10 राज्य हैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले? मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, नागालैंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। ये वाली चीजें मैंने आपको यहाँ पर याद करवा दी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नागालैंड, असम, इसके अलावा आपका उड़ीसा है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जनवरी 2025 में जारी HSBC हुरुन ग्लोबल इंडिया लिस्ट 2024 में कौन सी महिला शीर्ष स्थान पर रही? ये बात कर रहा साथियों HSBC। इसका मतलब है साथियों, H का मतलब है हांगकांग, S का मतलब है संघाई, B का मतलब बैंकिंग, C का मतलब कॉर्पोरेशन। यानी कि जो आपके हांगकांग, संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन है ये वाला, और आपके जो हुरुन ग्लोबल इंडिया है, इन दोनों ने मिलकर के साथियों एक लिस्ट बनाई है 2024 की। उस लिस्ट में कौन सी महिला शीर्षस्थ स्थान पर रही है? अच्छा, ये लिस्ट इन्होंने किस आधार पर बनाई है? तो ये इन्होंने इस आधार पर बनाई है कि जो विदेशों की अर्थव्यवस्था है, यानी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के अंदर किन किन लोगों का कितना पार्टिसिपेशन है, कितनी उनकी भागीदारी है। यानी कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी या ग्लोबल इकोनॉमी है, उसके अंदर भारतीय प्रवासियों का योगदान कितना है, उस योगदान को प्रदर्शित करने के लिए ये वाली रिपोर्ट निकाली गई है, जो रिपोर्ट 2024 की है, जनवरी 2025 में प्रदर्शित की जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट आपकी ये वाली बात है कि भारतीय महिला कौन सी है, जो कि महिलाओं की कैटेगरी के अंदर फर्स्ट नंबर पर है। पुरुषों के अंदर तो आपके सत्य नडेला है फर्स्ट नंबर पर, लेकिन महिलाओं में कौन है फर्स्ट नंबर पर? तो ध्यान रखना, रेशमा
केवलर मणि, ये जो रेशमा केवलर मणि है ये महिलाओं के अंदर शीर्ष स्थान पर है। तो ये रिपोर्ट है साथियों HSBC की, यानी कि हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन और हुरुन इंडिया के द्वारा 21 जनवरी 2025 को जारी की जाती है। टोटल 400 व्यक्तियों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। इन 400 व्यक्तियों में से महिलाएं कितनी थी, तो महिलाएं 12 थी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन 12 महिलाओं में से शीर्ष स्थान पर आपकी रेशमा केवलर मणि थी, और ये रेशमा केवलर मणि साथियों वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी की मालिक है। वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी की मालिक आपकी रेशमा केवलर मणि, ये शीर्ष स्थान पर है आपकी HSBC और हुरुन ग्लोबल इंडिया की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अंदर। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपकी जयश्री उलाल है, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि महिलाओं में सेकंड नंबर पर है। ये अरिस्टा नेटवर्क्स नाम की जो कंपनी है उसकी मालिक है। और तीसरे नंबर पर आपकी लीना नायर है, ये शनेल की मालिक है। सत्य नडेला इस सूची के अंदर अप्रवासी भारतीय है। एक तो देखो प्रवासी भारतीय होता है, एक अप्रवासी भारतीय होता है। प्रवासी भारतीय तो जो भारत से वहां जाकर के बस गया और वहां पर इस प्रकार से कर रहा है। अप्रवासी मतलब ये भारत से नहीं गया है, भारतीय मूल का, लेकिन रहते वहीं पर है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, जनवरी 2025 में प्रक्षेपित NVS-02 के बारे में सत्य कथन नहीं है। क्या पूछ रहा है, सत्य कथन नहीं है। किसके बारे में पूछ रहा है, NVS-02। ये NVS-02 है क्या, पहली बात तो हाल ही में साथियों इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च करा है अंतरिक्ष के अंदर। ये एक तरीके का NVS-02 एक नेविगेशन सैटेलाइट है जिसको अंतरिक्ष में भेजा गया है, अंतरिक्ष की जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर, जो कि 37,786 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने आपको RS परी के लिए जो साइंस की क्लास पढ़ाई थी उसमें बताया भी था, सारे के सारे ऑर्बिट आपको मैंने समझाए थे। तो जो 37,786 किलोमीटर दूर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट के अंदर ये एक नया क्या भेजा गया है, उपग्रह भेजा गया है भारत के द्वारा। और ये जो उपग्रह भेजा गया है ये भारत का 100वां सफलतापूर्वक भेजा गया मिशन है। और ये जो साथियों मिशन है इसके बारे में आपको बताना है। और ये कब भेजा गया है, ये भेजा गया अभी जनवरी 2025 के अंदर। तो ये इसरो का 100वां मिशन है, ये वाली बात सही है क्या, तो ये तो बात सही है। इसने क्या पूछा, सत्य कथन नहीं है। तो इन चार में से सत्य कौन सा नहीं है ये अपन को बताना है। तो इस मिशन का 100वां मिशन है, ये भेजा गया, तो ये वाली बात तो सही है, बिल्कुल 100वां मिशन है। अच्छा, इस 100वें से जस्ट पहले कौन सा वाला मिशन था, इस 100वें से जस्ट पहले 99 नंबर का एक मिशन भेजा गया था साथियों, जिसका नाम क्या था, स्पेडेक्स नाम था। स्पेडेक्स, क्या नाम था, स्पेडेक्स। और ये अंतरिक्ष के अंदर डॉक अनडॉक प्रणाली विकसित करने के लिए भेजा गया था। देखो इसका नाम ही क्या है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेडेक्स की फुल फॉर्म आप देखने जाओगे ना, उसमें ही आपको इसका नाम दिख जाएगा, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। यानी स्पेस के अंदर डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसरो ने अपना जो मिशन भेजा था 99 नंबर का, ये वाला जो मिशन है साथियों 99 नंबर का, कौन से सैटेलाइट से भेजा गया था, ये भेजा गया था PSLV C60 के द्वारा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 के द्वारा भेजा गया मिशन था, जिसको आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष में भेजा गया मिशन था भारत का 99 नंबर का। तो उसके जस्ट बाद, अच्छा ये भेजा कब गया था, तो अभी भेजा गया था ये आपके 30 दिसंबर 2024 को, यानी कि 2024 के लास्ट दिन, 31 दिसंबर का महीना होता है, 2024 के खत्म होते होते उस साल का तोहफा अपन को जो है इसरो ने दे दिया। 30 दिसंबर 2024 को स्पेडेक्स मिशन भेज दिया, जो कि 99 नंबर का सफलतापूर्वक भेजा गया मिशन था। और ये आपके 100वां मिशन, उसके बाद में जनवरी मिशन महीने में भेजा है आपके NVS-02। और ये NVS-02 क्या है, तो ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है जो कि क्या करेगा, नेविगेट करने का काम करेगा, वहां से कम्युनिकेट करने का काम करेगा। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है ये कौन सा, ये जो 100वां मिशन भेजा गया NVS-02, ये GSLV F-12 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तो यहां पर ये मात खा गया, देखो ये वाला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। अच्छा ये गलत हो गया तो अपना राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इसने यही पूछा कौन सा सही नहीं है। GSLV F-12 के द्वारा नहीं भेजा गया, ये GSLV F-15 के द्वारा भेजा गया, ये ध्यान रखना आपको। GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग जो व्हीकल है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल F-15 के द्वारा भेजा गया आपके NVS-02, तो ये वाला गलत हो गया। इसे UR सैटेलाइट सेंटर में डिजाइन किया गया, बिल्कुल जो UR सैटेलाइट सेंटर है, कहां पर है ये UR सैटेलाइट सेंटर, ये आपके बंगलुरु के अंदर है। इसरो की ही एक तरीके से ब्रांच है, या इसरो के लिए ही काम करने वाली संस्था है UR सैटेलाइट सेंटर। इस UR सैटेलाइट सेंटर में इसका डिजाइन किया गया, वहीं पर इसको विकसित किया गया और वहीं पर इसको तैयार किया गया। देखो एक तो होता है किसी भी मिशन के लिए डिजाइन बनाना, कि हाँ इस मिशन के अंदर कौन कौन सी सैटेलाइट भेजी जाएगी, उस सैटेलाइट को डिजाइन किया जाता है। तो डिजाइनिंग अलग चीज होती है, उसका निर्माण अलग होता है। कई बार डिजाइन अलग कंपनी करती है, निर्माण अलग कंपनी करती है, लेकिन यहाँ पर जो ये NVS-02 मिशन भेजा गया, इसका निर्माण भी आपके UR सैटेलाइट सेंटर ने करा है और इसका डिजाइन भी इसी ने करा है। और ये क्या है, ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है, तो ये वाली बात भी सही है। अब इसी प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे।
अब NVS 02 के बारे में सारी बातें अगर आपको पता होती तो ही इस सवाल को आप सही कर पाते। इसका मतलब इसमें गलत कथन पूछा तो गलत ये वाला हो गया, क्योंकि रॉकेट इसके अंदर F-15 यूज हुआ है, ना कि F-12। अब ये इसके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। ये GSLV F-15 के द्वारा भेजा गया सैटेलाइट है NVS 02, और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से भेजा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। वैसे भारत के जो भी मिशन भेजे जाते हैं वो आंध्र प्रदेश के अंदर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही भेजे जाते हैं। आंध्र प्रदेश श्री हरिकोटा के अंदर स्थित है। भेजा कब गया? 29 जनवरी 2025। डेट याद रखना, 29 जनवरी 2025। कई बार आपसे डेट भी पूछ सकता है। डेट पूछ लेगा कि बताओ जो प्रोबा मिशन है, इस तरफ तो दे दिया मिशन का नाम, इस तरफ तो दे दिया आपको मिशन का नाम, ये एक तरफ रख दिया प्रोबा मिशन, फिर लिख दिया स्पेडेक्स, फिर लिख दिया एक्सपोसेट, और एक आपके लिख देगा NVS 02, NVS 02। इनके सामने साथियों डेट दे देगा और बोलेगा कि इनका मिलान करो। तो ध्यान रखना, NVS 02 भेजा गया 29 जनवरी 2025 को, और आपके जो स्पेडेक्स मिशन है ये भेजा गया था 30 दिसंबर 2024 को, और एक्सपोसेट मिशन भी भारत के द्वारा भेजा गया मिशन है जो कि ब्लैक होल का अध्ययन करने का काम करेगा। ये भेजा गया था सितंबर 2024 के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रोबा मिशन जापान का मिशन है, ये जापान का मिशन भी 2024 में भेजा गया। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात दे रहा हूं यहाँ पे, प्रोबा मिशन भारत से भेजा गया इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना। भारत के सैटेलाइट के द्वारा भेजा गया इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रोबा मिशन, मिशन कहां का है? तो जापान का है। अंतरिक्ष के अंदर साथियों कृत्रिम सूर्य ग्रहण लगाने के लिए प्रोबा मिशन भेजा गया। आपको मुझे बताना है प्रोबा मिशन को किस डेट को भेजा गया, तो इसकी डेट आपको मुझे आकर के कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है। ये मैं आपको अंतरिक्ष वाली क्लास करवा चुका हूं RS के लिए, उसमें आपको बताया भी था। अब यहां पर नेविगेशन, ये सैटेलाइट है NVS 02, ये वाली बात भी सही है, बिल्कुल नेविगेशन के काम में आएगा ये। इसको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी कि GSO के अंदर, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर शामिल किया गया। 37,786 किलोमीटर, यानी कि जो ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी से दूर जो ये ऑर्बिट है, पृथ्वी से 37,786 किलोमीटर की दूरी पर ये वाली ऑर्बिट होती है। जिस ऑर्बिट के अंदर, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की खास बात होती है कि इस ऑर्बिट में घूमने वाला सैटेलाइट पृथ्वी के साथ साथ घूमता है, यानी कि पृथ्वी के सापेक्ष वो स्थिर रहता है। इसको जो है भू स्थिर कक्षा भी बोला जाता है। और ये UR सैटेलाइट सेंटर द्वारा डिजाइन, विकसित और तैयार किया गया, सही बात है। नेविगेशन विद इंडियन कांस्टेबल, नाविक सिस्टम के लिए दूसरी पीढ़ी के उपग्रह का ये हिस्सा है, यानी कि नाविक पीढ़ी के लिए ये दूसरा है। इससे पहले इनसेट भी भेजा जा चुका है। उद्देश्य क्या है? भारत और इसके आसपास 1500 किलोमीटर की जो दूरी तक की सटीक स्थिति, वेग और समय सेवाएं प्रदान करना, यानी कि सटीक स्थिति पता लगाना नेविगेशन करने के। जैसे आपके गूगल मैप है, वो गूगल मैप नेविगेशन कैसे पता चलता है? वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। आप कहां चल रहे हो कैसे पता चलता है फोन में? वो सीधा सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है हमारा फोन, और सैटेलाइट से वापस उसको सिग्नल प्राप्त होते हैं जैसे जैसे हम चलते जाते हैं। तो ये क्या है? NVS 02 नेविगेशन सैटेलाइट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने कहां से 3 युद्ध पोत राष्ट्र को समर्पित करें? कहां से करें? युद्ध पोत की बात कर रहा है साथियों। ये युद्ध पोत का मतलब ये समुद्र में चलने वाले जहाज या समुद्र में चलने वाली सबमरीन होगी जो कि अब भारत के अंदर क्या करेगी? समुद्री शक्ति को मजबूत करने का काम करेगी। 3 युद्ध पोत भारत को समर्पित करे हैं। कहां से करें आपसे ये पूछा है, तो ध्यान रखना मुंबई से करे हैं। मुंबई का जो आपके साथियों बंदरगाह है, वहां से समुद्र के अंदर इनको उतार दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कब? 15 जनवरी 2025 को। और ये 3 कौन कौन से है? तो इन तीनों का नाम भी आपको ध्यान रख लेना। एक आपका INS सूरत है, एक नीलगिरी है और एक वागशीर है। तीनों का नाम भी ध्यान रख लेना। कौन से 3 युद्ध पोत है ना, कौन कौन से है? एक आपका INS नीलगिरी है, और एक है आपका सूरत और वागशीर। तो ये 3 युद्धपोत है। एक आपका INS नीलगिरी है, एक INS सूरत है और एक INS वागशीर है। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रख लेना। INS वागशीर और INS सूरत और नीलगिरी, ये दोनों तो क्या है? ये दोनों तो आपके जहाज है। जबकि INS वागशीर क्या है? तो ये पनडुब्बी है। INS वागशीर के बारे में ध्यान रख लेना, ये क्या है? पनडुब्बी है। 3 युद्धपोत कहां से समर्पित करे राष्ट्र को? मोदी जी ने मुंबई से करे हैं। और इनको किसने बनाया है? पहली बात तो जो नौसेना डॉकयार्ड मुंबई है, नौसेना डॉकयार्ड मुंबई, इस डॉकयार्ड से इनको राष्ट्र को समर्पित करा है। INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर। वागशीर के बारे में ध्यान रखना, ये पनडुब्बी है। डिजाइन किसने करा है इसका? युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। और निर्माण किसने कराया? तो मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अभी मैंने आपको बताया ना, कुछ चीज़ों का डिजाइन कोई और संस्था करती है, उनका निर्माण कोई और संस्था करती है। निर्माण मतलब जब उनको बल्क में बनाना हो। तो ये जो आपके मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है, इसने निर्माण करा इन तीनों का, INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर। ये दोनों तो आपके जहाज है, लड़ाकू जहाज, और ये वागशीर क्या है? ये पनडुब्बी है। नेक्स्ट प्रश्न, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है?
साथियों जो आपके राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन नीति, कौन सी? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है जिसकी शुरुआत होती है आपकी कब? जनवरी 2023 के अंदर। जनवरी 2023 में इस मिशन की शुरुआत होती है। इसी मिशन के तहत देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है वो बनाने शुरू हो रहा है। साथियों निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है? उस कंपनी का आपसे नाम पूछा है। कौन सा? ग्रीन हाइड्रोजन हब। तो ये जो आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इसी मिशन के तहत 2023 में शुरू हुआ मिशन है। इसी मिशन के तहत स्थापित करने जा रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन हब। ग्रीन हाइड्रोजन हब ये स्थापित करने जा रहे हैं। कहां पर ये स्थापित होगा? तो ये ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित किया जा रहा है। और कौन सी कंपनी इसको बना रही है? तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जा रहा है या स्थापित किया जा रहा है। इसके बारे में ध्यान रखना है आपको। आधारशिला 8 जनवरी 2025 को मोदी जी ने रख दी है। कहां पर है ये? तो आंध्र प्रदेश के अंदर है, विशाखापत्तनम। और विशाखापत्तनम के अंदर भी एक जगह है पुद्दीमदका। पुद्दीमदका जो जिला है आपके आंध्र प्रदेश का, यहां पर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इसकी शुरुआत कब होती है? 2023 में। इसके तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र या ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जा रहा है। राशि लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए स्वीकृत हुई है। और 20 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमताओं को यहां पर स्थापित किया जाएगा। यह आपके लिए अपना आप में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये देश का पहला है साथियों, देश का पहला है ग्रीन हाइड्रोजन हब। और इस हब की आपसे देखो स्टेटमेंट में सवाल ये भी पूछ सकता है, ग्रीन हाइड्रोजन हब कौन से मिशन के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है? तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है 2023 में शुरू हुआ, उसी मिशन के तहत ये आपके हब बनाया जा रहा है जहां पर ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। क्या की जाएगी? ग्रीन एनर्जी का मतलब होता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ऊर्जा उत्पन्न करना। और इसको कौन सी कंपनी? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, जनवरी 2025 में लॉन्च हुए एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य। शून्य क्या है? शून्य एक एयर टैक्सी प्रोटोटाइप है। इस शून्य के बारे में निम्नलिखित में से असत्य कथन पूछा आपसे। असत्य कथन कौन सा है? सवाल बड़ा ही जोरदार है। इस सवाल का जो जवाब अगर मेरे साथ पढ़ते पढ़ते आपको आ गया तो समझ लो आपकी तैयारी अच्छे लेवल की है। इसे बेंगलुरु स्थित सरला एविएशन के द्वारा लॉन्च किया गया। पहली बात तो देखो, एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य, इसका मतलब क्या? जिस प्रकार से अपनी सड़क पे टैक्सी चलती है वैसी ही टैक्सियां बनाई जा रही है जो कि हवा के अंदर उड़ेगी, यानी कि हवा में चलने वाली टैक्सी। जनमानस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, समय की बचत करना और ट्रैफिक से छुटकारा पाने के लिए इन एयर टैक्सी की शुरुआत की जा रही है। और ये जो एयर टैक्सी प्रोटोटाइप है जिसका नाम क्या है? शून्य। शून्य का मतलब ये एक तरीके से शुरुआत ही हो रही है एयर टैक्सी प्रोटोटाइप की भारत के अंदर। ये जो शून्य है, इस शून्य के बारे में बताना है। इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो बेंगलुरु स्थित एक संस्था है साथियों, सरला एविएशन। ये सरला एविएशन क्या है? ये हाल ही में नया नया शुरू हुआ एक स्पेस स्टार्टअप है। क्या है ये? स्पेस स्टार्टअप है, यानी कि स्पेस की चीजों को बनाने के लिए, उड़ने वाली चीजों को बनाने के लिए नया स्टार्टअप है सरला एविएशन। इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। और सरला एविएशन कहां पर है? ये आपका बेंगलुरु के अंदर है। अब देखो, सरला एविएशन चर्चा में आ गया तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है सरला एविएशन कहां पर स्थित है? बेंगलुरु के अंदर। और ये जो शून्य है ना, इस शून्य को सरला एविएशन बना रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ये इस प्रकार से सीधा उड़ता उड़ता एक जगह आकर के वहां नीचे खड़ा होकर के टेक ऑफ कर सकता है, वहीं से टेक ऑफ कर सकता है और वहीं पर लैंडिंग कर सकता है। यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट यानी कि उड़ने वाली कोई चीज होती है उसको एयरक्राफ्ट बोला जाता है। जैसे आपने देखा हुआ जहाज को उड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले रनवे पे चलना पड़ता है, फिर वो उड़ती है। जैसे आपका हेलीकॉप्टर एक जगह खड़ा खड़ा ही ऊपर उड़ जाता है ना, उसी प्रकार से ये भी क्या है? ये वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग का क्या है? एक एयरक्राफ्ट है। कौन सा? शून्य, एयर टैक्सी प्रोटोटाइप। तो दोनों ही बातें सही हो गई। इसने पूछा असत्य, यानी कि एक भी असत्य नहीं है, तो ना तो एक और ना ही दो, ये वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। एयर टैक्सी प्रोटोटाइप सरला एविएशन ने लॉन्च करा है। 2025 के अंदर जो भारत मोबिलिटी एक्सपो हुआ था वहां पर इसको प्रदर्शित किया गया था। चाल कितनी हो सकती है इसकी? 250 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो सकती है। और 20-30 किलोमीटर की छोटी यात्राओं के लिए इसको डिजाइन किया गया है। मैक्सिमम ये 680 किलोग्राम का भार सहन कर सकता है और 6 यात्री इसमें एक साथ बैठ सकते हैं, 6 यात्री और एक चालक। अब इससे देखो पैसे की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी और ट्रैफिक में भी नहीं फंसना पड़ेगा। हाल ही में बेंगलुरु के अंदर ये शुरुआत की जा रही है सरला एविएशन के द्वारा। टेस्टिंग चलेगी, अभी तो जांच चलेगी, धीरे धीरे बाद में ये पूरे भारत के अंदर भी लागू हो जाएगी।
नेक्स्ट प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेल में असुमेलित युग्म की पहचान करो। पहली बात तो देखो साथियों, अर्जुन पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 2025 के अंदर टोटल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं, तो ध्यान रखना टोटल 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। इन 34 में से 32 जो पुरस्कार है साथियों वो तो दिए गए हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, और 2 पुरस्कार जो है वो दिए गए हैं आजीवन। 2 अर्जुन पुरस्कार आजीवन मिले हैं। अब आपको एक काम दे रहा हूं मैं, ये जो 2 आजीवन मिले, हालांकि ये पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे आप ध्यान रख सकते हो। 2 जो आजीवन पुरस्कार मिले हैं इनके बारे में मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये 2 आजीवन पुरस्कार किन किन लोगों को दिए गए हैं। बाकी टोटल अर्जुन पुरस्कार कितने 34 मिले हैं, और ये जो 32 मिले हैं साथियों उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, इन 32 में से एक अर्जुन पुरस्कार राजस्थान की शेरनी मोना अग्रवाल को भी मिला है। ये मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं। और देखो कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, जैसे देखो हॉकी खेल है ना, हॉकी खेल के अंदर 5 खिलाड़ियों को मिला है, शूटिंग के अंदर भी 1 से ज्यादा को मिला है। कुछ खेल ऐसे हैं जिसमें एक खेल में केवल 1 खिलाड़ी को ही मिला है। अब उन खिलाड़ियों के नाम आपके सामने हैं। देखो जैसे ये अभय सिंह है, अभय सिंह किससे संबंधित है, स्क्वैश से संबंधित है, यानी कि स्क्वैश खेल के अंदर केवल एक ही खिलाड़ी है अभय सिंह जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला है। तैराकी के अंदर केवल एक ही खिलाड़ी है आपका साजन प्रकाश जिसको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है, और कुश्ती के अंदर भी एक ही खिलाड़ी है आपका अमन, इसको भी कौन सा पुरस्कार मिला है, इसको भी आपके अर्जुन पुरस्कार मिला है। अमन सेरावत, नाम याद है ना, अमन सेरावत, पेरिस ओलंपिक के अंदर कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज मेडल अमन सेरावत। कहां के रहने वाले, अमन सेरावत हरियाणा के। तो ये अमन को कुश्ती के अंदर मिला है, यानी कि कुश्ती से संबंधित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो केवल एक को ही मिला है। किसको मिला है, अमन को मिला है। तैराकी से संबंधित केवल एक ही खिलाड़ी है साजन प्रकाश, स्क्वैश से संबंधित भी एक ही है। इसने पूछा असुमेलित युग्म की पहचान करो, तो जो आपके सुश्री वंतिका अग्रवाल है ना साथियों, ये तीरंदाजी से संबंधित नहीं है। फिर किससे संबंधित है, ये शतरंज से संबंधित है। किससे संबंधित है, शतरंज से संबंधित है, यानी कि शतरंज से संबंधित भी केवल एक ही खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है। इसका मतलब ये वाला असुमेलित हो गया अपना, यहां पर शतरंज आता तब ये सही होता। तो इस वाले सवाल की इंपॉर्टेंस आप लोगों के लिए इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये 4 खेल ऐसे हैं जिनमें एक खेल के अंदर केवल एक ही खिलाड़ी को उत्कृष्ट अर्जुन पुरस्कार मिला है। टोटल 32 ये इस प्रकार से मिले हैं, 2 आजीवन के अलावा, उनमें से इन 4 खिलाड़ियों के लिए। जैसे हॉकी में मैंने आपको बताया कितने 5 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। अब देखो नेक्स्ट सवाल का सामना करो। जनवरी 2025 में प्रदत्त राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार होते हैं उनको भी साथियों क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ही बोला जाता है। हालांकि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंदर आपके अर्जुन पुरस्कार भी आ जाते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी आ जाते हैं, इसके अलावा आपके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी आ जाते हैं। जो नेशनल लेवल पे दिए जाते हैं वो राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं, लेकिन मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल जगत के अंदर माना जाने वाला। तो इन राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में असत्य कथन आपको पहचानना है। 4 कथन आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में 4 खिलाड़ियों को दिया गया। ये वाली बात सही है क्या? जिन साथियों ने हल्का फुल्का पढ़ रखा है उनको पता है कि हाँ सर 4 खिलाड़ियों को ही दिया गया। 4 खिलाड़ी कौन कौन सा है, एक आपकी मन्नू भाकर है जो कि शूटिंग से संबंधित है, और दूसरा कौन है, दूसरा आपके हरमनप्रीत सिंह है जो कि आपके हॉकी के कप्तान है। तीसरा कौन है, तो मन्नू भाकर, हरमनप्रीत सिंह। प्रवीण कुमार जो कि आपके क्या है, पैरा एथलीट है, ऊंची कूद से संबंधित है, उन्होंने भी पेरिस पैरालंपिक के अंदर गोल्ड मेडल दिलवाया था भारत को। प्रवीण कुमार, उनको भी ये वाला आपके मेजर ध्यानचंद मिला है। इनके अलावा डी गुकेश जो कि सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन बन गए शतरंज के, उनको भी कौन सा पुरस्कार मिला है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। भारत के केवल 4 खिलाड़ियों को मिला। फिर नाम बता रहा हूं, मन्नू भाकर, प्रवीण, हरमनप्रीत सिंह और उसके अलावा आपके एक और डी गुकेश। इन 4 खिलाड़ियों का नाम ध्यान रखना जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो अपना सही हो गया। नेक्स्ट कह रहा है अर्जुन पुरस्कार 2024 में शतरंज, स्क्वैश, हॉकी तथा कुश्ती प्रतिस्पर्धाओं में एक एक खिलाड़ी को पुरस्कृत किया गया है। अभी देखो मैंने पिछला जो सवाल करवाया ना आपको, अर्जुन पुरस्कार 2024 में स्क्वैश में भी एक खिलाड़ी को मिला है, तैराकी में भी एक को मिला है, कुश्ती में भी एक को मिला है और शतरंज में भी एक को ही मिला है। जबकि ये क्या कह रहा है, शतरंज, स्क्वैश, कुश्ती और हॉकी। हॉकी में साथियों टोटल 5 पुरस्कार दिए गए हैं। कितने, हॉकी में 5 अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं, जबकि कुश्ती, स्क्वैश, शतरंज और तैराकी, इन 4 स्पोर्ट्स के अंदर एक स्पोर्ट्स में केवल एक ही खिलाड़ी को पुरस्कार मिला है। तो ये वाला अपना गलत हो जाएगा क्योंकि इसने हॉकी को भी इन्वॉल्व कर लिया।
तो इसलिए मैंने ये सवाल आपको करवाया ताकि आप ध्यान रखो कौन कौन से खेल है। एक आपका शतरंज है, एक स्क्वैश है, एक तैराकी है और एक कुश्ती है। और इनके नाम भी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक एक खिलाड़ी को एक एक अर्जुन पुरस्कार ही मिला है और ये सारे के सारे 2024 के अंदर चर्चित खिलाड़ी है, इस वजह से इनको पुरस्कार दिया गया है, इनकी उपलब्धियों की वजह से। तो इन सबका नाम भी आपको ध्यान रखना कि कौन से खिलाड़ी का संबंध कौन से खेल से है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो हो गया अपना गलत। अगला देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार है प्यारे साथी। ये नियमित श्रेणी में 2 व्यक्तियों को तथा आजीवन श्रेणी में 3 व्यक्तियों को मिला है। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि नियमित श्रेणी के अंदर 2 व्यक्तियों को नहीं मिला है, फिर कितनों को मिला है, 3 को मिला है। और आजीवन श्रेणी में 3 को नहीं मिला है बल्कि 2 को ही मिला है। तो ये वाला भी आपके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को प्रदान की गई है। तो बिल्कुल ये वाली बात तो सही है। ये आपकी मौलाना अबुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी है साथियों 2024 की, ये कौन से विश्वविद्यालय को, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को प्रदान की गई है। तो ये भी सही है। इसने क्या पूछा है, निम्न में से असत्य कथन बताओ। असत्य कौन कौन से है, दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही सवाल आपसे आरपीएससी ईओआरओ के एग्जाम में पूछने वाली है। तो पहले से अपनी कमर कस लो, तैयार हो जाओ किस प्रकार से सवाल बन सकता है। सारी चीजों का यहाँ पर आपके रिवीजन भी हो रहा है और नई चीजें भी आपको जानने को मिल रही है कि यार करंट से ऐसा भी सवाल बन सकता है क्या। इसीलिए मैंने आपकी थंबनेल में लगाया कि नए ट्रेंड पर आधारित प्रश्न है, यानी कि अभी जैसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जामिनर के द्वारा, उसी टाइप के सवाल मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ये रहा आपके राष्ट्रीय पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद किस किस को मिला है, डी गुकेश जो कि शतरंज के, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है, ऊंची कूद के अंदर गोल्ड मेडल लाए थे, मन्नू भाकर निशानेबाजी से 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, जिसने पेरिस ओलंपिक के अंदर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, एक मिक्स में जीता था और दूसरा अकेली ने जीता था। और भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली भी मन्नू भाकर थी। तो ये 4 खिलाड़ी है जिनको कौन सा मिला है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। इन चारों का नाम याद रखना एक तो आपको। दूसरा, अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को, 32 खिलाड़ियों को मिला है। मैंने आपको बताया 2 खिलाड़ी और भी है जिनको आजीवन मिला है, उन आजीवन वालों का नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, 32 खिलाड़ियों को जो मिला है उसमें देखो, सुश्री वंतिका अग्रवाल शतरंज से संबंधित है, अभय सिंह स्क्वैश से संबंधित है, पीछे भी करवा चुका हूं, रिवीजन हो रहा है, साजन प्रकाश तैराकी से संबंधित है और अमन शेरावत कुश्ती से संबंधित है। उक्त प्रतिस्पर्धा में एक एक खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी ये 4 स्पर्धाएं ऐसी है, एक आपका शतरंज है, एक आपका स्क्वैश है, एक आपका तैराकी है और एक आपकी कुश्ती है। इन 4 स्पोर्ट्स के अंदर एक एक अर्जुन पुरस्कार ही दिया गया है। चारों का नाम आपको याद रखना है। हॉकी में कितने खिलाड़ियों को मिला है, तो 5 को मिला है। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी के अंदर 3 लोगों को और आजीवन श्रेणी में 2 लोगों को मिला है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी आपकी। नेक्स्ट सवाल देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में किस संस्था को दिया गया। यह भी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है साथियों। नेताजी सुभाष चंद्र जो बोस है, ये संस्थागत श्रेणी में कौन सी संस्था को दिया गया पुरस्कार है, किससे संबंधित है, ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है। अब ये वाला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हैं या रीट की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में आपदा प्रबंधन का टॉपिक है और आपदा प्रबंधन से में करंट से रिलेट करता हुआ ये सवाल है। तो 100% पॉसिबिलिटी बनती है कि यहां से सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो इसको भी स्टार लगा करके रख लो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार कौन सी संस्था को दिया गया, याद रखना संस्था का नाम है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। ये जो है साथियों, इनको इस नाम की संस्था है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इस संस्था को मिला है। इस संस्था के बारे में हल्की सी बात और ध्यान देखने ला, इस संस्था का कब इसका गठन किया जाता है, तो 1999 में इसका गठन किया गया था और हैदराबाद तेलंगाना के अंदर इसका मुख्यालय है। हैदराबाद तेलंगाना मुख्यालय कहां पर है इस संस्था का, जिस संस्था को कौन सा पुरस्कार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, यानी कि महासागर से संबंधित है। अब देखो आपदा कहां पर आती है, महासागर से ही तो सुनामी आती है स्थल की तरफ, तो ये महासागर से संबंधित, ऐसे ध्यान रख लो। आपदा कहां से आती है, महासागर से आती है। सुनामी कहां से आती है, समुद्र से स्थल की ओर आती है। यानी कि महासागर वाली जो संस्था है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इसको मिला है आपदा प्रबंधन पुरस्कार। यह पुरस्कार 23 जनवरी को दिया गया था। संस्थागत श्रेणी में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को कितनी राशि मिलती है, 51 लाख रुपए की राशि मिलती है संस्था को, और अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसको केवल 5 लाख की राशि मिलती है। ये जो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, इसके बारे में ध्यान रखना, 1999 में इसको स्थापित किया जाता है। हैदराबाद तेलंगाना के अंदर इसका मुख्यालय है और यूनेस्को के द्वारा शीर्ष सुनामी सेवा प्रदाता के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूनेस्को के द्वारा। अगर वो आपसे पूछना चाहेगा ना पर्टिकुलर भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के बारे में, क्योंकि करंट से संबंधित है
तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के बारे में निम्न में से असत्य कथन बताओ। इस प्रकार से भी सवाल आपसे पूछ सकता है। और इस प्रकार से जब सवाल पूछने लगेगा तो वो क्या करेगा, आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा, जिसमें ये वाला भी दे सकता है कि यूनेस्को के द्वारा शीर्ष सुनामी सेवा प्रदाता के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। किसको? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को, जिसको कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट पुरस्कार, मध्य प्रदेश में क्रीड़ा भारती संस्था। पहली बात तो क्रीड़ा भारती संस्था कहां पर है, तो ये ध्यान रहेगा अब आपको, एमपी के अंदर है। इस संस्था के द्वारा कितने खिलाड़ियों की माताओं को जीजा माता सम्मान प्रदान किया गया है? जीजा माता जो सम्मान है साथियों, ये पहली बात तो खिलाड़ियों की माताओं को दिया जाने वाला सम्मान है। अब यहां पर भी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछ सकता है। जीजा माता सम्मान के बारे में निम्न में से सत्य कथन है। इस बार 2025 में 6 लोगों को प्रदान किया गया है। ये खिलाड़ियों को दिया जाता है या खिलाड़ियों की माताओं को? तो ध्यान रखना, जो खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से अपनी माता का भी नाम रोशन करते हैं, यानी कि अब खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है तो उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में उसकी माता का तो एक इंपॉर्टेंट रोल होता ही होता है। यानी कि उनकी माताओं को ये पुरस्कार दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है कि आपकी संतान ने इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश का नाम रोशन करा या बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस वजह से उन माताओं को सम्मानित किया जाता है कि आपने ऐसे पूत को, ऐसे लाल को, ऐसे लाली को जन्म दिया है। तो माताओं को दिया जाने वाला पुरस्कार है जीजा माता सम्मान, जो कि 2025 में साथियों 6 माताओं को दिया गया है। इन 6 माताओं में से एक आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, वो याद रखना है अवनी लखेरा की माता। अवनी लखेरा कहां से संबंधित है? तो अवनी लखेरा जो है आपकी जयपुर से संबंधित है साथियों। कहाँ की रहने वाली है अवनी लखेरा? ये आपकी जयपुर से रहने वाली है। और ये ध्यान रखना 10 मीटर एयर पिस्टल से संबंधित है, एयर राइफल से संबंधित है। 10 मीटर एयर राइफल, ये वाला इनका इवेंट है 10 मीटर एयर राइफल का। और पेरिस पैरालंपिक के अंदर इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। कौन सा मेडल दिलाया? पेरिस पैरालंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। और इनकी माता को भी साथियों मिला, ये राजस्थान से संबंधित है इसलिए पूछा जा सकता है। इनकी माता का भी नाम ध्यान रखना, माता का नाम है श्वेता लखेरा। तो श्वेता लखेरा किसकी माता है? अवनी लखेरा की माता है। अवनी लखेरा पेरिस पैरालंपिक के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था। प्रदाता कौन है? क्रीड़ा भारती के द्वारा दिया जाता है, जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। कुल 6 खिलाड़ियों की माताओं को दिया गया है। सरोज देवी भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की मम्मी को भी मिला है। सरोज देवी कौन है? नीरज चोपड़ा की मम्मा है। गौरी कर्माकर कौन है? जिम्नास्टिक जो दीपा कर्माकर है साथियों, इनकी माता है गौरी कर्माकर। मोनी देवी कौन है? बॉक्सिंग की खिलाड़ी है लवलीना बोरगोहन। लवलीना बोरगोहन की माता है मोनी देवी। उस कुमारी कौन है? हॉकी के गोलकीपर जो PR श्रीजेश है, इनकी माता है। और आपकी जो कमला देवी है, ये हॉकी की खिलाड़ी है विवेक सागर, इनकी माता है। तो 3 लड़कियों का नाम ध्यान रखना आपको, एक तो अवनी लखेरा, एक आपकी दीपा कर्माकर, एक लवलीना बारगोहन। ये 3 गर्ल्स है। इन तीनों गर्ल्स की माताओं को दिया गया, जिनमें से अवनी लखेरा की माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम श्वेता लखेरा, और ये आपके राजस्थान के जयपुर से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है। दीपा कर्माकर की माता का भी नाम ध्यान रखना गौरी कर्माकर, और इसकी लवलीना बोरगोहन की माता का भी नाम ध्यान रखना आपको क्या? मोनी देवी। नेक्स्ट प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 की सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, कौन सी ट्रॉफी? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किस खिलाड़ी को दी गई? अब ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, क्रिकेट देखने वाले हर एक खिलाड़ी को पता होता है, हर एक विद्यार्थी को। जसप्रीत बुमराह, जो कि कौन है? भारत के गेंदबाज है। इन भारत के गेंदबाज को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी गई। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह को साथियों क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। कौन सा? क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी आपके जसप्रीत बुमराह को ही मिला। ये भारत से संबंधित है। आईसीसी मेंस टेस्ट के अंदर क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, और आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर में की सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, ये भी किसको मिली है? आपके जसप्रीत बुमराह को मिली है, जो कि भारतीय गेंदबाज है। एक नाम आपको और ध्यान रखना है, ओडीआई के अंदर जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट होता है साथियों, इस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ओडीआई का ये किसको मिला है? तो ये मिला है आपके अजम तुल्लाई को। और स्मृति मंथाना का याद रखना, ओडीआई की जो महिला क्रिकेटर का है साथियों, क्रिकेटर ऑफ द ईयर वुमेन्स का, ओडीआई वुमेन्स। मेंस वाला तो किसको मिला है? मेंस वाला तो जसप्रीत बुमराह को मिला है, और वुमेन्स वाला स्मृति मंथाना को मिला है। ये भी आपकी भारत की क्रिकेटर है, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। बाकी 20वां संस्करण था इसका, जनवरी 2025 में दिए गए पुरस्कार। जनवरी 2025 में घोषित किए गए पद्म विभूषण पुरस्कारों में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत ये अलंकरण प्रदान किए गए? अब ये वाला सवाल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों। ये पुरस्कार वाला देखो, यूआरओ के अंदर आपके खेल एवं खेल से संबंधित और व्यक्तित्व और पुरस्कार लिखा हुआ है ना, यहां से सवाल आपसे भर भर के पूछेगा। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, इन पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रदान कब किए जाते हैं? ये तो ध्यान रखना 25 जनवरी को ये प्रदान किए जाते हैं पद्म पुरस्कार।
और कुल कितने पद्म पुरस्कार मिले थे इस बार, तो टोटल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इन 139 में से देखो 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है पद्म पुरस्कारों को। एक तो जो सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार होता है वो होता है आपका पद्म विभूषण। कौन सा? पद्म विभूषण। और कितने पद्म विभूषण इस बार वितरित किए गए हैं, तो टोटल 7 पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं। इसके बाद में बारी आती है आपके पद्म भूषण की। तो जो पद्म भूषण पुरस्कार है ये कितने दिए गए, ये 19 पुरस्कार दिए गए इस बार। और इसके बाद में बारी आती है साथियों आपके पद्म श्री की, और कुल कितने पद्म श्री पुरस्कार दिए गए अगर आपसे पूछ ले तो 113, टोटल 113 पुरस्कार दिए गए हैं आपके पद्म श्री। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है। पद्म पुरस्कारों से संबंधित अगर आपके ऐसे कथन से संबंधित सवाल पूछेगा उसमें पूछ सकता है कितने पद्म विभूषण, कितने पद्म भूषण और कितने पद्म श्री दिए गए। अब देखो राजस्थान के किसी खिलाड़ी को कोई पद्म पुरस्कार मिला है क्या, तो ध्यान रखना ना पद्म विभूषण ना ही पद्म भूषण, ये राजस्थान के किसी को भी नहीं मिले हैं। सॉरी मैं खिलाड़ी बोल रहा हूं, लेकिन ये पद्मश्री पुरस्कार जो है शिक्षा, साहित्य या समाज सेवा, विज्ञान, इन क्षेत्रों के अंदर जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग होते हैं उनको प्रदान किया जाता है। राजस्थान में साथियों 3 पद्मश्री पुरस्कार जरूर आए हैं। ये तीनों पद्मश्री पुरस्कार मैं आपको ऑलरेडी याद करवा चुका हूं राजस्थान वाली क्लास के अंदर। जिन साथियों ने नहीं देखी जाकर के देख लेना। एक तो शीन काफ निजाम को मिला है शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में, जो कि जोधपुर के निवासी है। एक बेगम बतूल को मिला है जो कि कला के क्षेत्र से संबंधित है, मांड गायकी से संबंधित है, वो आपकी जयपुर की रहने वाली है। और एक आपके बैजनाथ जी महाराज को मिला है जो कि लक्ष्मणगढ़ सीकर के रहने वाले हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के क्षेत्र के अंदर मिला है। तो इन तीनों का नाम मैंने आपको बता दिया है। पद्मश्री पुरस्कार 3 पुरस्कार राजस्थान को मिले हैं। 3 पुरस्कार राजस्थान के 3 व्यक्तित्व को मिले। ये राजस्थान वाले 3 व्यक्तित्व आपको ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा पद्म पुरस्कारों से और क्या चीज ध्यान रखनी है, तो ये जो टोटल 7 पद्म विभूषण मिले हैं ना साथियों, इन 7 में से 4 तो मिले हैं जीवित व्यक्तियों को और 3 मिले हैं मरणोपरांत। जो टोटल 7 पद्म विभूषण मिले हैं इनमें 3 पुरस्कार मरणोपरांत मिले हैं। तो ये वाला भी आपको ध्यान रखना है। कितने पुरस्कार मिले मरणोपरांत, यही कह रहा है कि पद्म विभूषण, कौन से पद्म विभूषण पुरस्कारों में मरणोपरांत कितने अलंकरण प्रदान किए गए, तो मरणोपरांत 3 अलंकरण प्रदान किए गए। कौन कौन है वो 3? एक तो है आपके एमटी वासुदेव नायर, जिनको की जो कि केरल के रहने वाले, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। एक है आपके ओसामू सुजुकी जो कि जापान के रहने वाले हैं, व्यापार और उद्योग से संबंधित है। एक श्रीमती शारदा है, शारदा सिंगा, इनको भी मरणोपरांत मिला है, ये बिहार से संबंधित है, कला के क्षेत्र से। बाकी ये टोटल 7 व्यक्तित्व है जिनको पद्म विभूषण मिला है। सबका नाम याद रखना जरूरी नहीं है। अगर कोई साथी तेलंगाना से, तमिलनाडु से ये क्लास देख रहा है तो उनको अपने अपने राज्य का जरूर याद रखना है। बाकी ये जो मरणोपरांत जिनको मिला है इनका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों के तीनों नाम आप याद रख सकते हो। बाकी सातों भी नाम याद करना चाहो तो कर सकते हो। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल बनाना होगा एग्जामिनर को तो वो मिलान वाला, सुमेलित करने वाला सवाल दे सकता है। तो ये जो टोटल 7 पद्म विभूषण है इनके तो सातों नाम आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न, विजय हजारे ट्रॉफी जो कि क्रिकेट की ट्रॉफी है, इसका 32वां संस्करण हुआ है साथियों हाल ही में। इसके लिए खेले गए मैच के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, यानी कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है कि ये मैच 21 दिसंबर 2024 को 18 जनवरी को खेला गया, यानी कि 21 दिसंबर से लेकर के 18 जनवरी तक ये मैच चला था। ये बात सही है क्या? तो बिल्कुल ये वाली बात तो सही है। 21 दिसंबर को शुरुआत होती है, 18 जनवरी तक खेला जाता है। कुल मिलाकर 36 टीमें टूर्नामेंट में शामिल होती है। तो यहां पर ये मात खा गया, ये 36 नहीं हुई थी साथियों, टोटल 38 टीमें इसके अंदर शामिल हुई थी। और यही इसने पूछा असत्य बताओ, तो ये वाला असत्य हो गया। फाइनल मुकाबला कोटांबी स्टेडियम वडोदरा गुजरात में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। विजेता कौन रहा था? कर्नाटक रहा था। कर्नाटक ने किसको हराया था? तो विदर्भ को हराया था, ये भी ध्यान रख लो। और प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो भी विदर्भ की टीम का ही खिलाड़ी था। इसके बारे में और जो विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में सवाल बन सकते हैं, अभी देखो ये 18 जनवरी को ही समाप्त हुआ है और दिसंबर से शुरू हो गया था, तो 2 महीनों के करंट अफेयर्स में आ जाता है ये आपके। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। कितनी टीमें पार्टिसिपेट करती है? 38 टीमें पार्टिसिपेट करती है। और ये ट्रॉफी जीत के कौन ले जाता है? तो जीत के ले जाता है आपका कर्नाटक। कर्नाटक किसको हरा करके? विदर्भ को हरा करके। और फाइनल जो मुकाबला होता है कर्नाटक और विदर्भ के बीच में, वो आपके कोटांबी स्टेडियम वडोदरा के अंदर हुआ था। एक तो 32वां संस्करण हुआ था 31 दिसंबर से 18 जनवरी के बीच में, कोटांबी स्टेडियम वडोदरा के अंदर। 38 टीमें पार्टिसिपेट करती है, कर्नाटक 36 रनों से जीत जाता है। उप विजेता विदर्भ रहता है, विदर्भ के कप्तान है करुण नैयर। और साथ ही उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये किसको मिलता है? ये मिलता है करुण नैयर को, जो कि विदर्भ टीम के कप्तान थे। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी ध्यान रख लेना। विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में भी अगर वो डिटेल में सवाल बनाना चाहेगा तो इनसे बाहर नहीं जा पाएगा। ये वाले सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में आपको ध्यान रखने हैं।
नेक्स्ट प्रश्न, जनवरी 2025 में किसने इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है साथियों। इसरो जो हाल ही में अपने मिशन भेजा, जिसने 100वां मिशन, कौन सा? NVS-02 GSLV F-15 के द्वारा, ध्यान रखना। तो हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में वी नारायणन जो साथियों है, कौन? वी नारायणन, वी नारायण जो है साथियों, इन वी नारायणन को इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया। इनसे पहले कौन थे? तो ध्यान रखना, एक तो थे के सिवान। के सिवान ने जब चंद्रयान 2 भेजा था उसके टाइम में असफल हो गया था। के सिवान के बाद में कौन आए? के सिवान के बाद में आए आपके टी सोमनाथ, और टी सोमनाथ के बाद में आपके कौन आगे? वी नारायण। ये वी नारायण, तो ये वी नारायण है वर्तमान में, जो कि 2025 जनवरी के अंदर ही ये क्या करते हैं? अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं, वी नारायण। इनसे पहले कौन था? तो टी सोमनाथ थे। टी सोमनाथ ने ही चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुली करा था। ये वी नारायण इसरो के नए अध्यक्ष 14 जनवरी 2024 को शपथ लेते हैं, और ये एस सोमनाथ की जगह पर आते हैं। किसकी जगह पर आते हैं? एस सोमनाथ। अच्छा, ये टी नहीं है, ये एस सोमनाथ है, ये ध्यान रखना। अच्छा, पूर्व लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम, अभी जो आपके वी नारायण है ये इसरो के अध्यक्ष बने हैं। ये क्या डायरेक्ट अध्यक्ष बन गए? डायरेक्ट अध्यक्ष नहीं बने हैं ये साथियों। लिक्विड प्रपल्सन जो सिस्टम होता है रॉकेट के अंदर, उसके साथियों क्या थे? ये निदेशक थे। अच्छा, इनकी जगह पर अभी कौन आ गया? तो इनकी जगह पर तो एम मोहन आ गया, यानी कि एम मोहन तो जो लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम है उसके निदेशक बन गए हैं, जिसके निदेशक पहले वी नारायण हुआ करते थे, और वी नारायण ने जगह ले ली आपकी किसकी? एस सोमनाथ की। एक आपके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को याद रख सकते हो आप, CRPF के महानिदेशक नियुक्त हो गए ज्ञानेंद्र सिंह। और अंजू बॉबी जॉर्ज जो है साथियों, ये आपके भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एथलीट आयोग की क्या बनी है? अध्यक्ष बनी है बॉबी जॉर्ज। 8 जनवरी 2025 को इनको नियुक्त किया गया। बाकी एम मोहन लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम, जिसके पहले निदेशक कौन हुआ करते थे? इसके पहले निदेशक आपके नारायण साहब हुआ करते थे, वो अध्यक्ष बन गए, उनकी जगह पर एम मोहन आ गए। तो ये इंपॉर्टेंट नाम थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप CRPF के क्या नए महानिदेशक है, और विपुल कुमार का स्थान लिया है ज्ञानेंद्र कुमार ने। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के अंदर है ना। ये मैंने चारों एक ही सवाल में इसीलिए इंप्लीमेंट कर दिए, ताकि ये चारों की चारों जनवरी की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है, चारों के बारे में आपको पता रहे। अंजू जो बॉबी जॉर्ज है, इनका भी ध्यान रखना, ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की जो एथलीट आयोग है उस आयोग की अध्यक्ष बनी है। और आपके जो एम मोहन है वो लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम के क्या बने? निदेशक बने, जिसके निदेशक पहले वी नारायण हुआ करते थे, और वी नारायण ने आपके एस सोमनाथ का स्थान लिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक भारत और नेपाल के मध्य संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो ध्यान रखना, ये सूर्य किरण का 18वां संस्करण था साथियों। कहां पर? नेपाल के अंदर इसका आयोजन होता है, और भारत और नेपाल के बीच में हुआ था सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। भारत और नेपाल के बीच में होने वाला 18वां संस्करण था, 31 से 13 जनवरी के बीच में चला था, नेपाल में आयोजित हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से लेकर के 10 जनवरी तक चला था प्रवासी भारतीय सम्मेलन। ये ध्यान रखना, एक ध्यान रखना, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये पूछ रहा है कि इस सम्मेलन के अंदर जो ये 3 दिन सम्मेलन चला था, इसमें मुख्य अतिथि किस देश या किस गणराज्य के राष्ट्रपति आए थे? तो ये जो आपके त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य है, इस गणराज्य के जो आपके साथियों क्या थे? प्रधानमंत्री थे, कौन? क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। ये जो राष्ट्रपति है कहां के? त्रिनिदाद और टोबैगो के। इनको मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन के बारे में राजस्थान वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। डॉक्टर जो रामनिवास है, वो डॉक्टर रामनिवास राजस्थान से संबंधित है, उनको साथियों प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि म्यांमार के अंदर वो संस्कृत पढ़ाते हैं, और म्यांमार के अंदर जो भारतीय दूतावास है वहां पर तो हिंदी पढ़ाते हैं, और म्यांमार में भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ाते हैं। कौन? डॉक्टर रामनिवास, जो कि राजस्थान से संबंधित है, प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। बाकी इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य, ये इसके मुख्यमंत्री थे इस देश के, जिनका नाम है क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, नाम याद रखो, बस राष्ट्र याद रख लेना। और 8 से 10 जनवरी के बीच में होता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और इसके दौरान टोटल 24 देशों के 27 व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें से राजस्थान के डॉक्टर रामनिवास भी शामिल थे। 55वें दावोस सम्मेलन विश्व आर्थिक मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये जो दावोस सम्मेलन है, हाल ही में इसका आयोजन हुआ है साथियों, कहां पर? स्विट्जरलैंड के अंदर।
ये ध्यान रख लेना। दावोस सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 2025 जनवरी के अंदर, जो कि विश्व आर्थिक मंच का ही एक सम्मेलन है। इसका आयोजन होता है स्विट्जरलैंड के अंदर, जहां पर भारत की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो भारत का प्रतिनिधित्व आपके सूचना प्रसारण मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है, इनके द्वारा किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक होती है, 55वां दावोस सम्मेलन था, दावोस क्लस्टर स्विट्जरलैंड के अंदर होता है। और इसकी थीम क्या थी? तो बुद्धिमत्ता युग के लिए सहयोग, ठीक है। और भारतीय प्रतिनिधि सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। नेक्स्ट देखो, भारत में जनरेशन बीटा के पहले बच्चे का कौन से राज्य में जन्म हुआ? जनरेशन बीटा, साथियों हमारे एडिटर साहब भी जनरेशन बीटा बच्चे के फादर बने हैं। तो जो जैन बीटा है साथियों, ये जैन बीटा का पहला बच्चा मिजोरम के अंदर हुआ था 1 जनवरी को रात को 12:05 पर, है ना। हालांकि बच्चे तो और जगह होंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड में आ गया क्योंकि सरकारी अस्पताल में हुआ होगा तो टाइम नोट हो गया। मिजोरम का बच्चा था साथियों, जैन बीटा का पहला बच्चा। ये ध्यान रख लेना राज्य का नाम। भारत अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना नया और छठा क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर स्थापित करा है? तो यूपी वाराणसी के अंदर स्थापित करा है। ये कुछ वन लाइनर्स है जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यूपी वाराणसी के अंदर अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने क्या करा है? अपना नया और छठा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करा है। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के नए 69 नंबर के रेलवे डिवीजन के रूप में कौन से डिवीजन का उद्घाटन किया है? तो जो जम्मू डिवीजन है साथियों, ये रेलवे का कौन सा 69 नंबर का डिवीजन बन गया है। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा 69 नंबर का डिवीजन कौन सा बना है? जम्मू बना है, जिसका उद्घाटन हाल ही में मोदी जी ने करा है। निम्नलिखित में से किसने वडनगर गुजरात में 16 जनवरी 2025 को पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको तो स्टार ही लगा लो। पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय कहां पर है? आपसे यह सवाल अगर पूछा जाए तो पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय आपका कहां पर है? वडनगर गुजरात के अंदर है। और हाल ही में इसका उद्घाटन किसने करा है? तो भारत के साथियों जो अमित शाह है गृह मंत्री, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। 3 से 5 जनवरी 2025 को भारत की पहली तटीय और जल पक्षी यानी कि वेडर पक्षी गणना कहां आयोजित की गई है? यानी कि जल के अंदर रहने वाले पक्षियों की गणना कहां पर की गई है? तो जैसे जामनगर गुजरात के अंदर इसकी गणना की गई है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में तिरुवल्लुर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल, इन दोनों को जोड़ने वाले समुद्र पर बने भारत के पहले ग्रॉस ब्रिज की लंबाई कितनी है? ये इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस ब्रिज डायरेक्ट आपसे ये पूछेगा, ग्रॉस ब्रिज भारत में कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखना, ग्रॉस ब्रिज भारत में तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु के अंदर भी साथियों जो जगह है कन्याकुमारी, इस कन्याकुमारी में एक तो त्रिवल्लुर प्रतिमा और दूसरी प्रतिमा आपकी विवेकानंद जी की रॉक मेमोरियल है। इन दोनों मेमोरियल को जोड़ने के लिए समुद्र के अंदर लगभग 77 मीटर लंबा ब्रिज बना है, जिसको क्या नाम दिया है? ग्रॉस ब्रिज। इसकी लंबाई कितनी है? तो 77 मीटर इसकी लंबाई है। 16 जनवरी 2025 को कौन सा देश सैटेलाइट की सफलतापूर्वक डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया? अभी मैंने आपको बताया था 30 दिसंबर 2024 को भारत ने मिशन भेजा था स्पेडेक्स। कौन सा मिशन? स्पेडेक्स। इसने क्या करा था? अंतरिक्ष में जाकर के डॉक अनडॉक प्रणाली विकसित करने के लिए मिशन भेजा था। यानी 2 सैटेलाइट अंतरिक्ष में एक साथ गए, वो सैटेलाइट अंतरिक्ष में उड़ते उड़ते ही आपस में जाकर के मिले और फिर वापस से अलग हुए। तो डॉकिंग की जो प्रणाली विकसित करने वाला भारत चौथा देश बन गया साथियों। पहला कौन था? पहला अमेरिका था, दूसरा रूस था, तीसरा चाइना था। ये 3 देश ऐसा कारनामा कर चुके हैं, भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 16 जनवरी 2025 को शुभारंभ की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली जिसका क्या नाम है? संजय। ये एक बेसिकली एक ट्रक है साथियों, उस ट्रक के ऊपर युद्ध क्षेत्र प्रणाली विकसित कर दी। यानी कि इस प्रकार से एक ट्रक है, उस ट्रक के ऊपर आपके एंटीने लगे हुए हैं और उस ट्रक के अंदर बड़े बड़े कंप्यूटर रखे हुए हैं और बड़ा नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, जो कि क्या करेगा? युद्ध क्षेत्र के अंदर निगरानी करने का काम करेगा। आपसे ये भी पूछ सकता है युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? तो नाम है इसका संजय। और ये हाल ही में जो रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह, इनके द्वारा साथियों इसका क्या किया गया? लोकार्पण किया गया, इसकी शुरुआत की गई है। 16 जनवरी 2025 को शुभारंभ इसका किया गया है। भारतीय सेना और किस संस्था के बीच संयुक्त सहयोग को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया? यानी कि इसको विकसित करने में भारतीय सेना के साथ में और किसने इसकी सहायता करी है? तो जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है साथियों, BEL, इस BEL ने क्या करा है? भारतीय सेना का सहयोग करा। इन दोनों ने मिलकर के ये जो संजय प्रणाली है, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, इसको विकसित करा है। लार्सन एंड टुब्रो ने कट्टपल्ली शिपयार्ड चेन्नई में 13 जनवरी 2025 को कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया गया है? चेन्नई साथियों आपका तमिलनाडु के अंदर है।
तो ये जो कटपल्ली शिपयार्ड है, लार्सन एंड टुब्रो, ये लार्सन एंड टुब्रो नाम है, इसने क्या करा है, कटपल्ली शिपयार्ड चेन्नई। अब ये भी पूछा जा सकता है कटपल्ली शिपयार्ड कहां पर है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। इसमें 13 जनवरी 2025 को कौन से बहुउद्देशीय पोत को लॉन्च करा है? मैंने आपको बताया 3 पोत, तो वो आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर, वो तीनों तो कहां से लॉन्च किए गए, मुंबई से लॉन्च किए गए। और ये जो साथियों आईएनएस उत्कर्ष, कौन सा, आईएनएस उत्कर्ष, इसको कहां से लॉन्च किया गया, तो इसको लॉन्च किया गया आपके चेन्नई से, चेन्नई में भी कहां पर, कटपल्ली शिपयार्ड से। तो ये ध्यान रखोगे, लार्सन एंड टुब्रो नाम की कंपनी है, इस कंपनी ने बनाया था इसको, कटपल्ली शिपयार्ड को, एक मतलब कौन से को, आईएनएस उत्कर्ष को, जिसको कटपल्ली शिपयार्ड चेन्नई से 13 जनवरी को क्या करा है, लॉन्च करा। और ये बहुउद्देशीय पोत है। बहुउद्देशीय पोत का मतलब ये सर्वे का काम भी कर सकता है, ये युद्ध लड़ने का काम भी कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी साइबर अपराध रोकने के उद्देश्य से सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को किस श्रृंखला से शुरू होने वाले फोन नंबर से कॉल करने के लिए जो है निर्देश किया है। यानी कि जो साइबर अपराध होते हैं साथियों, आपने देखा होगा आपके पास फोन आता है फिर आपसे वो पैसे की डिमांड करते हैं। जो साइबर क्राइम होते हैं, आपको ब्लैकमेल करके पैसे की डिमांड करने वाले, उन लोगों के लिए सरकार ने क्या करा है, एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करा है। बोला कि आपके साथ अगर ऐसा कुछ भी फ्रॉड होता है या ऐसा कोई कॉल आता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमें अपडेट करो। ये पूछ रहा है कि कौन से, किस श्रृंखला से शुरू होते हैं ये वाले फोन नंबर। तो ये फोन नंबर शुरू होते हैं 1600 से, ये ध्यान रखना आपको। 1600 की श्रृंखला है, 1600 के बाद में आगे अलग अलग राज्य के हिसाब से आगे अलग अलग नंबर होते हैं। श्रृंखला इसकी 1600 से है। ये साइबर अपराध से संबंधित है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको लॉन्च करे हैं। भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का प्रथम परीक्षण कहां पर किया गया, तो जिंद सोनीपत हरियाणा के अंदर इसका प्रथम परीक्षण किया गया। कौन सा साथियों, हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। नेक्स्ट सवाल, जनवरी 2025 में भारत कौन से क्रमांक का विश्व का सबसे बड़े मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया। तो ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर पर आपका चाइना है, सेकंड नंबर पर आपका अमेरिका है और थर्ड नंबर पर आ गया आपका भारत। किस मामले में, मेट्रो रेल नेटवर्क, मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पर आपका चाइना था, दूसरे नंबर पर आपका अमेरिका है और तीसरे नंबर पर आपका भारत है। थोक मूल्य सूचकांक के नए आधार वर्ष के निर्धारण के लिए हाल ही में किस समिति का गठन किया गया है, तो रमेश चंद समिति है साथियों, इसका गठन किया गया है। किसके लिए, रमेश चंद समिति का थोक मूल्य सूचकांक के नए आधार वर्ष के निर्धारण के लिए। आप जब आर्थिक समीक्षा पढ़ाते हैं विजेंद्र सर, तो आपने देखा होगा थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष अभी तक एक ही माना जा रहा है, वो पुरानी जनसंख्या के आधार पर माना जा रहा है। तो वो जो थोक मूल्य सूचकांक है 2011 की जनगणना के अनुसार, उसके आधार वर्ष को साथियों निर्धारित करने के लिए एक समिति बनाई है, जिसके अध्यक्ष कौन है, रमेश चंद है। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जारी विज्ञप्ति में कितने सैन्य अधिकारियों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। यानी कि 76वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को था, तो 25 जनवरी को जो साथियों आपके एक विज्ञप्ति जारी की जाती है, जिसमें क्या बोला जाता है, 14 व्यक्तियों को तो हम क्या देंगे, शौर्य चक्र देंगे, और 2 व्यक्तियों को कौन सा चक्र देंगे, कीर्ति चक्र देंगे। तो ये देखो, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितने व्यक्तियों को कीर्ति चक्र, 2 व्यक्तियों को जो है वो कीर्ति चक्र दिया जाएगा और 14 व्यक्तियों को शौर्य चक्र दिया जाएगा। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा किसे वर्ष 2024-25 के शलाका सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा करी है, तो शलाका सम्मान से चित्रा मुदगल को सम्मानित किया जाएगा। घरेलू क्रिकेट में महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने अपने नाम कर लिया है। ध्यान रखना, ईरा जाधव ने वनडे ट्रॉफी के अंदर सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित 78वीं संतोष ट्रॉफी, इसको करेक्ट कर लेना, ये क्या लिखा हुआ, ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी जो है कौन से नंबर की, 78 नंबर की। ये पश्चिम बंगाल ने कौन सी बार जीती है, तो पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। प्रथम खो खो विश्व कप में भारत ने कौन सी टीम को हरा करके पुरुष और महिला वर्ग में खिताब अपने नाम किया है, तो भारत ने नेपाल को हराया है खो खो के अंदर हाल ही में। ठीक है, यहाँ पर साथियों आपके पूरे होते हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के सवाल, जो कि ईओआरओ, पटवार, एसआई वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो साथी क्लास देखते देखते लास्ट तक आ गए हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग आकर के कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखो, और जितनी भी सवाल मैंने आपसे क्लास में पूछे हैं 3-4 सवाल, वो सारे के सारे सवालों का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि कौन कौन से साथी हैं जिनको मेरे और मेरी टीम के द्वारा की गई मेहनत पसंद आ रही है, या ये मेहनत सार्थक हो रही है।
क्योंकि देखो साथियों, ये जो सवाल आपके सामने मैं लेके आया हूँ बना करके, ये ऐसे ही मजाक मजाक में नहीं बने। इसके लिए एग्जाम्स का पैटर्न भी एनालिसिस करना पड़ता है, ट्रेंड देखना पड़ता है, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा करंट से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन भी देखना पड़ता है कि यार यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो कवर करवाई है, मेहनत आपको नजर आ ही रही होगी। अब इस मेहनत के लिए आप क्या महसूस करते हो, ये चीज़ आप आकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी अब अपन क्या नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।